नमस्कार साथियों, प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। यानी कि आज जो आपका टॉपिक है ये आपका टॉपिक संस्कृत के लिए, हिंदी शिक्षण विधियों के लिए और आपकी एसएसटी शिक्षण विधियों के लिए, पर्यावरण शिक्षण विधियों के लिए, जितनी भी आपकी जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, जो रीति विज्ञान होती है, उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ देखिए, हमारे साथ हमारे बहुत से साथी जुड़ चुके हैं और यहाँ लक्ष्मी जी नमस्ते, त्रिलोक जी प्रणाम स्वीकार करेंगे, लालचंद जी बिल्कुल प्रणाम स्वीकार करेंगे, जय श्री, मनोज कुमावत, गुरुवे नमः, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, सारी जी के यहीं आ गई, नमस्ते नमस्कार, कंचन शर्मा जी, जय श्री कृष्णा, सुखवीर सिंह राजपूत, गुड इवनिंग, मंजू, सभी को यहाँ देखिए बिल्कुल प्यारी मैम को नमस्कार, अटरू बारा से लालचंद जी बिल्कुल नमस्कार स्वीकार करेंगे, दिनेश मेघवाल, विकास जी, देखिए पीके शर्मा, सभी को नमस्कार, राम राम, बनवारी लाल, सुमित्रा वर्मा जी, सोनिया यादव और सिंह साहब, बिल्कुल सिंह साहब भी आ गए हैं, बिल्कुल प्रणाम स्वीकार करेंगे, मीनू पारासर, दिनेश मेघवाल, कंचन साहब सिंह, मंदसौर, पीके शर्मा, राज मीना और सीमा शर्मा, अनिल जी, बिल्कुल सभी को देखिए नमस्कार, राधे राधे। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। जब तक आप जितना हो सके आज अपने सभी साथियों को, कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। एक बार आपके लिए यहाँ 2-3 मिनट दी जा रही हैं, आप अपने सभी साथियों को कक्षा को साझा कर दें और हम शुरुआत करते हैं हमारी शिक्षण विधियों की। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सुखवीर जी, राज मीना जी, सभी का यहाँ शिमला और ये ये उगमा, सभी का नमस्कार स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल यहाँ देखिए सभी साथियों का। अब हम शुरुआत करते हैं और हमारा जो टॉपिक है और टॉपिक का नाम क्या है, मूल्यांकन। तो यहाँ देखिए हमारा जो टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मूल्यांकन। अब यहाँ देखिए आपको जो साझा करना है वो सभी साझा करके आ जाएं और आपको ध्यान पूर्वक से और पूर्ण मनोयोग के साथ कक्षा को पढ़ना है। तो सभी साथी साझा करें। बिल्कुल मनोज कुमावत जी सही कह रहे हैं कि आज सभी साथियों को 200 प्लस लाइव करने हैं। और बंटी वर्मा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कंचन शर्मा, ये क्लास सबके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल ये सबके लिए ज़रूरी है, चाहे हिंदी शिक्षण विधियाँ हो, चाहे संस्कृत शिक्षण विधियाँ हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस मैथ हो, चाहे किसी की भी शिक्षण विधियाँ हो, सभी के लिए बहुत उपयोगी कक्षा है। तो यहाँ देखिए धर्मेंद्र चौधरी जी नमस्कार, राम राम सभी को। तो यहाँ देखिए बिल्कुल सभी का जो नए साथी आते हैं उनका स्वागत कीजिए आप सभी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम देखते हैं तो हमारे टॉपिक का नाम है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो शब्द है इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था और मूल्यांकन शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो किसने किया था, राइस महोदय ने। मूल्यांकन जो शब्द है इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, राइस महोदय ने। ये जो आपका मूल्यांकन है ये मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो है आपका मूल्य और दूसरा है आपका अंकन। क्या है, अंकन। तो एक तो है आपका मूल्य और दूसरा क्या है आपका अंकन। यहाँ लिख देते हैं मूल्य। तो एक है मूल्य और दूसरा है अंकन। तो यहाँ मूल्य से आज से होता है शैक्षिक मूल्यों से, मूल्य से आज से किससे है, शैक्षिक मूल्य, यानी कि शिक्षा के अंतर्गत जो मूल्य है उन्हें हम कहेंगे शैक्षिक मूल्य। और अंकन का मतलब होता है मापन। अंकन का मतलब क्या होता है, मापन। तो यहाँ देखिए मूल्यांकन जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है, मूल्य धन अंकन। और जब यहाँ संधि कार्य करेंगे, क्योंकि हमारी संधियाँ चल रही हैं, तो संधि कार्य करते हैं तो ए आ के बाद में ए आ रहा है, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ संधि। तो सवर्ण दीर्घ होकर के शब्द क्या बनेगा, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन जो शब्द है, मूल्य का अर्थ होता है शैक्षिक मूल्य और अंकन का अर्थ होता है मापन, यानी कि माप करना। तो मूल्यांकन जो शब्द है ये किसने दिया था, राइस महोदय ने। मूल्यांकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था राइस महोदय ने। इसके बाद में यहाँ जो ये राइस जी हैं और इन्होंने एक परिभाषा दी थी, किसने, बिल्कुल यहाँ शैक्षिक मूल्य, बहुत अच्छा लिख रहे हो। और दिनेश मेघवाल जी अंकन का मतलब होता है मापन। आशा मीना जी बिल्कुल गुड इवनिंग स्वीकार करेंगे आपका। प्रताप सिंह जी गुड इवनिंग सभी को। अपने सभी साथियों को जितना हो सके उतना कक्षा को साझा करें। रेणु जी बिल्कुल, लालचंद जी आपसे सही कह रहे हैं कि आज तो बिल्कुल 200 प्लस पार करना है, सबको चॉकलेट देंगे। देखिए तो यहाँ देखिए अब हम ध्यान पूर्वक अब आपको पढ़ना होगा साथियों।
तो यहाँ मूल्यांकन शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? राइस महोदय ने। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। और मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर के बनता है मूल्यधन अंकन। मूल्य का अर्थ होता है शैक्षिक मूल्य और अंकन का मतलब होता है मापन। तो इसके बाद में यहाँ परिभाषा दी, और परिभाषा किसने दी? राइस महोदय ने। और राइस महोदय ने क्या कहा? देखिए आप ध्यान रखना, राइस अलग है और राइन अलग है। ये जो राइन है ये अलग है। ये राइन महोदय तो कौन है? इन्होंने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में एक कथन जोड़ा था, और जिसका नाम क्या है? उद्देश्य कथन। तो ये तो राइन महोदय, जो हर्बर्ट है उनके शिष्य का नाम क्या है? राइन। और ये कौन है? राइस। ये कौन है? राइस। और ये कौन है? राइन। तो दोनों में अंतर समझ लेना। राइन महोदय तो हर्बर्ट के छोटे शिष्य थे, जिन्होंने प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के बीच में उद्देश्य कथन जोड़ा था। लेकिन ये आपके कौन है? राइस महोदय। तो राइस के अनुसार जो परिभाषा आती है, और इन्होंने कहा, और इन्होंने क्या कहा कि बालक की शारीरिक एवं मानसिक, बालक की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता की परख का मतलब होता है जांच करना। परख का मतलब क्या होता है? जांच करना। तो इन्होंने कहा कि बालक की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता की परख जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बालक की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता की परख जांच करना ही क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले थे राइस महोदय। तो यहाँ देखिए ये इन्होंने क्या दी? परिभाषा दी। अब हम चर्चा करते हैं आगे की। तो यहाँ देखिए इसके बाद में हम देखेंगे, और यहाँ जो आपके ये कह रहे हैं मानसिक दक्षता की परख करना राइस ही करता है। बिल्कुल यहाँ देखिए राइस ही करता है। बिल्कुल सुरेंद्र जी भी आ गए हैं, दिनेश मेघवाल जी भी। सभी साथी अपने सभी अन्य साथियों को भी कक्षा को साझा करें। तो यहाँ देखिए अब इसके बाद में यहाँ हम देखेंगे कि जो आपके B.S. ब्लूम महोदय जी हैं, कौन है? B.S. ब्लूम। इनका पूरा नाम था बेंजामिन सैल्यूम ब्लूम। तो यहाँ देखिए ये जो आपके B.S. ब्लूम हैं, और इन्होंने जो आपका मूल्यांकन है, और इस मूल्यांकन को यानी कि एक त्रिभुज के आधार पर वर्गीकृत किया। किसके आधार पर? एक त्रिभुज के आधार पर। तो यहाँ इन्होंने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले इसमें किसको निर्धारित करते हैं? यहाँ बना लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें किसको निर्धारित किया जाता है? शिक्षण उद्देश्यों को। सबसे पहले यहाँ किसका निर्धारण किया जाता है? शिक्षण उद्देश्य। तो सबसे पहले जो निर्धारण किया जाता है वो होते हैं शिक्षण के उद्देश्य। इसके बाद में यहाँ आता है आपका अधिगम अनुभव। क्या आता है? अधिगम अनुभव। अधिगम का मतलब होता है सीखना, कि आपने अपने अनुभव से क्या और कितना सीखा है। इसके बाद में आता है व्यवहार परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन, कि आपने जो सीखा है उसके बाद आप में क्या परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहले जब भी मूल्यांकन किया जाता है, क्या किया जाता है? जब भी मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन के अंतर्गत सबसे पहले जो निर्धारण किया जाता है वो किसका निर्धारण किया जाता है? शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो इन्होंने एक त्रिभुज के माध्यम से समझाया कि सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, उसके बाद में अधिगम अनुभव होते हैं, और उसके बाद में बालक के व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो यहाँ हमने देखा कि B.S. ब्लूम ने ये मूल्यांकन की प्रक्रिया को एक त्रिभुज के आधार पर समझाया है। किसने? B.S. ब्लूम ने। लेकिन यहाँ देखिए शिक्षण उद्देश्य बताया, अधिगम अनुभव बताए और व्यवहारगत परिवर्तन बताया। लेकिन ये जो आपके B.S. ब्लूम है, कौन है B.S. ब्लूम? तो यहाँ देखिए लेकिन इन्होंने जो मूल्यांकन का आधार माना, ध्यान से समझना, इन्होंने जो मूल्यांकन का आधार माना वो शैक्षिक उद्देश्य माना, और जो शिक्षण उद्देश्य किसने माना? हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो मूल्यांकन का जो इन्होंने आधार माना वो किसको माना? शैक्षिक उद्देश्यों को। तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है B.S. ब्लूम। और B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन का आधार
B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन का आधार। और इन्होंने जो मूल्यांकन का जो आधार माना वो किसको माना? शैक्षिक उद्देश्यों को। तो यहाँ इन्होंने मूल्यांकन का आधार माना और ये है आपके शैक्षिक उद्देश्य। क्या है? शैक्षिक उद्देश्य। और इनकी एक पुस्तक थी और जिसका नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। किसकी पुस्तक थी? B.S. ब्लूम की, यानी कि बेंजामिन सैल्यूम ब्लूम की जो पुस्तक थी और उस पुस्तक का नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का, और यहाँ है वर्गीकरण। तो इन्होंने जो अपनी पुस्तक थी और पुस्तक का नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये किसकी पुस्तक का नाम था? B.S. ब्लूम की पुस्तक का नाम। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे। बिल्कुल, यहाँ देखिए लालचंद जी कह रहे हैं शैक्षिक उद्देश्य, और सभी के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो अपने सभी साथियों को कक्षा को साझा करके आ जाएं। तो यहाँ देखिए मोना जी और यहाँ प्रेम नायक सभी की गुड इवनिंग स्वीकार करेंगे। कविता यादव बिल्कुल नमस्कार सभी को। हंसा मेहता जी और सामरिया जी, मनोज कुमावत जी बिल्कुल शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। सुनीता जी, कंचन शर्मा सभी को, रेणु कांता। और यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल हिंदी की क्लास ये कह रही है कि 9 PM पर। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए संडे को आपकी क्लास 9 बजे होती है। तो आप सभी साथी कक्षा से ज़्यादा जुड़ा करें। यहाँ देखिए राम निवास जाट जी बिल्कुल, यहाँ देखिए फ्री राजस्थान में सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राम निवास जी, इतना स्नेह आपका बना रहे, ये सब आप ही का सहयोग और सम्मान है। तो यहाँ B.S. ब्लूम ने जो मूल्यांकन का जो आधार माना, देखिए यदि अब मैं किसी के कमेंट्स ना भी पढ़ पाऊँ तो आपको यहाँ नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना परिवार है। जब हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं तो मैं आपके सारे कमेंट्स और सारे यानी कि आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन यहाँ हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जब हम कहीं ना कहीं टॉपिक से भटकते हैं तो वहाँ आपको नुकसानदायी होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपको नुकसान हो, तो इसलिए यहाँ देखिए सभी का नमस्कार मैंने स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल आप मुझे बहुत स्नेह करते हो, बहुत सम्मान देते हो। तो यहाँ देखिए बिल्कुल राकेश शर्मा जी, दिनेश मेघवाल जी, दीपक सैनी जी और सभी का नमस्कार, राम सिंह जी बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ देखिए, अब मैं आपके कमेंट्स आप करते रहें, बिल्कुल आप बहुत स्नेह दे रहे हैं। अब मैं यहाँ आपके टॉपिक पर ध्यान दूंगी। तो यहाँ देखिए कि B.S. ब्लूम ने जो मूल्यांकन का जो आधार माना था और वो माना था शैक्षिक उद्देश्य, और इनकी पुस्तक का नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। और इनकी जो पुस्तक थी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को अपनी पुस्तक में और 3 भागों में इनका वर्गीकरण किया। और एक तो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को बताया कौन सा? ज्ञानात्मक। कौन से बताए? ज्ञानात्मक। और दूसरे इन्होंने कौन से बताए? और दूसरे इन्होंने बताए भावात्मक। भावात्मक। तो दूसरे इन्होंने बताए भावात्मक, पहले इन्होंने बताए ज्ञानात्मक और तीसरे इन्होंने बताए क्रियात्मक। कौन से बताए? क्रियात्मक। और इन्हें हम क्या कहते हैं? मनोगत्यात्मक। मनोगत्यात्मक। तो मनोगत्यात्मक कहें या क्रियात्मक कहें, क्योंकि जब क्रिया करते हैं तो वो कैसी होती है? गत्यात्मक, यानी कि गति पूर्वक होती है। तो इसीलिए इन्हें क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक के नाम से भी जाना जाता है। तो B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जो ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं, और ये स्वयं B.S. ब्लूम ने, तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य यानी कि ये पक्ष है, और यहाँ भावात्मक पक्ष के क्या हैं? उद्देश्य। और यहाँ क्रियात्मक पक्ष के क्या हैं? मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्रियात्मक पक्ष के क्या हैं? उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं वो स्वयं B.S. ब्लूम ने दिए थे। किसने दिए थे? स्वयं B.S. ब्लूम ने। और कब दिए थे? 1956 में। और भावात्मक पक्ष के जो उद्देश्य है, और ये आपके दिए थे कर्थवाल ने। किसने दिए थे? कर्थवाल ने। और ये कब दिए थे? 1964 में। और इसके बाद में यहाँ आपके यहाँ क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं, और ये दिए थे सिम्पसन ने। और ये सिम्पसन ने कब दिए थे? 1969 में। कब दिए थे? 1969 में। तो यहाँ इन्होंने कौन कौन से पक्ष दिए, उन पक्षों की हम चर्चा करते हैं। इन्होंने सबसे पहला जो पक्ष बताया, और सबसे पहला इन्होंने जो पक्ष बताया
और वो उन्होंने बताया ज्ञान। किसको बताया? ज्ञान को। दूसरा इन्होंने बताया बोध को। किसको बताया? बोध को। और तीसरा इन्होंने बताया ज्ञानोपयोग। कौन सा बताया? ज्ञानोपयोग। और चौथा इन्होंने बताया विश्लेषण। कौन सा बताया? विश्लेषण। और पांचवा इन्होंने बताया संश्लेषण। और छठा इन्होंने बताया मूल्यांकन। कौन सा बताया? मूल्यांकन। तो सबसे पहले ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य किसने बताए? बीएस ब्लूम ने। और कब बताए? 1956 में। इसके बाद में जो भावात्मक पक्ष के उद्देश्य हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो यहाँ देखिए कि भावात्मक, यहाँ अगले उस पर ले लेते हैं, पेज पर, अगले पेज पर ले लेते हैं साथियों, इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ आपके आते हैं और ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य। कौन से पक्ष के? ज्ञानात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ज्ञान, दूसरा आता है आपका बोध, जिसे हम अवबोध भी कहते हैं, ज्ञान, बोध। और यहाँ आता है आपका ज्ञानोपयोग। कौन सा आता है? ज्ञानोपयोग, जिसे हम प्रयोग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ आता है आपका विश्लेषण। कौन सा आता है? विश्लेषण। और इसके बाद में आपका आता है संश्लेषण। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो यहाँ देखिए ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसके बाद में यहाँ आपके आते हैं भावात्मक पक्ष के उद्देश्य। भावात्मक पक्ष। और भावात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहला आता है आपका अनुग्रहण। क्या आता है? अनुग्रहण। इसके बाद में आता है आपका अनुक्रिया। क्या आता है? अनुक्रिया। तो अनुग्रहण ये सबसे पहला आपका जो आता है, और वो है आपका अनुग्रहण। इसी को हम कहते हैं ग्रहण करना। और दूसरा आपका आता है अनुक्रिया। क्या आता है? अनुक्रिया। और तीसरा आपका आता है अनुमूल्यन। क्या आता है? अनुमूल्यन। और इसके बाद में आपका आता है प्रत्यक्षीकरण। क्या आता है? प्रत्यक्षीकरण। और इसके बाद में आपका आता है व्यवस्थापन। क्या आता है? व्यवस्थापन। और लास्ट में आपका आता है चरित्र निर्माण। क्या आता है? चरित्र निर्माण। अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ अगले जो आपके पक्ष है, और अगला पक्ष है आपका क्रियात्मक पक्ष। कौन सा पक्ष है? क्रियात्मक पक्ष। और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य किसने दिए थे? सिम्पसन ने। किसने दिए थे? सिम्पसन ने। तो क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य दिए थे सिम्पसन ने। तो यहाँ सबसे पहला इन्होंने दिया, और वो था आपका उद्दीपन। कौन सा था? उद्दीपन। और उसके बाद में यहाँ है कार्य करना। क्या है? कार्य करना। और तीसरा इन्होंने दिया नियोजन। कौन सा दिया? नियोजन। और चौथा इन्होंने दिया समायोजन। कौन सा दिया? समायोजन। और इसके बाद में इन्होंने दिया स्वाभाविकरण। स्वाभाविकरण। और अंत में इन्होंने दिया आदत निर्माण। क्या दिया? आदत निर्माण। तो अब आपको एक एक को ध्यान पूर्वक समझना है। तो सबसे पहले यहाँ आपको देखना है, और मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि यहाँ बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन का जो आधार बताया, और बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन का आधार शैक्षिक उद्देश्यों को बताया। किसको बताया? शैक्षिक उद्देश्यों को। और हर्बर्ट स्पेंसर ने मूल्यांकन का आधार शिक्षण उद्देश्यों को बताया। ध्यान से समझना, हर्बर्ट स्पेंसर जो शिक्षण सूत्रों को देने वाले थे, जिन्होंने मूल्यांकन का आधार शिक्षण उद्देश्यों को बताया, और बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को बताया। तो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और जिसका नाम था शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। उसमें 3 प्रकार के उद्देश्य बताए, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य बीएस ब्लूम ने, मेरे साथ बोलोगे, बीएस ब्लूम ने कब दिए? 1956 में। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य कर्तवाल ने कब दिए? 1964 में। और क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य सिम्पसन ने 1969 में। और ये पक्ष इन्होंने कौन कौन से दिए? तो ये स्वयं बीएस ब्लूम ने दिए। मेरे साथ बोलोगे कौन कौन से? ज्ञान,
बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ध्यान रखना, विश्लेषण पहले आता है और संश्लेषण बाद में आता है। जब भी मैं आपको कोई यहाँ पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले उसको तोड़ करके पढ़ाया जाता है और अंत में उसको जोड़ा जाता है। तो विश्लेषण पहले आता है और संश्लेषण बाद में आता है। तो यहाँ हमको देखना होगा कि सबसे पहले ये तो आपके कौन से स्तर के लिए हैं, इनको इधर लिख देती हूँ। तो यहाँ आपका ज्ञान और बोध ये आपके कौन से स्तर के लिए हैं, निम्न स्तर के लिए। और इसके बाद में ज्ञानोपयोग और विश्लेषण ये आपके मध्यम स्तर के लिए। कौन से स्तर के लिए? मध्यम स्तर के लिए। और ये आपके उच्च स्तर के लिए। कौन से स्तर के लिए? उच्च स्तर के लिए। तो यहाँ देखिए, ज्ञान और बोध तो निम्न स्तर के लिए होते हैं, ज्ञानोपयोग और विश्लेषण मध्यम स्तर के लिए होते हैं और संश्लेषण और मूल्यांकन उच्च स्तर के लिए होते हैं। ऐसे ही देखिए, अनुक्रिया और यहाँ अनुग्रहण ये आपके निम्न स्तर हेतु होते हैं और अनुमूल्यन और प्रत्यक्षीकरण ये आपके मध्यम स्तर हेतु होते हैं और व्यवस्थापन और चरित्र निर्माण ये आपके उच्च स्तर हेतु हैं। कौन से स्तर हेतु? उच्च स्तर हेतु। और ये आपके मध्यम स्तर हेतु और ये आपके निम्न स्तर हेतु। ऐसे ही यहाँ उद्दीपन और कार्य करना ये आपके निम्न स्तर हेतु हैं और इसके बाद में नियोजन और समायोजन ये आपके मध्यम स्तर हेतु हैं और इसके बाद में स्वाभाविकरण और आदत निर्माण ये आपके उच्च स्तर हेतु हैं। कौन से स्तर हेतु? उच्च स्तर हेतु। तो यहाँ आपको देखना होगा कि इनको कैसे याद करोगे। पहले तो मेरे साथ बोलिए, सबसे पहले ज्ञान होगा। जब यदि हमें ज्ञान होगा तो हमें उस चीज का क्या होगा? बोध, और उसे ही हम क्या कहेंगे? अवबोध। इसके बाद में आता है ज्ञानोपयोग या इसे हम प्रयोग भी कह सकते हैं। और विश्लेषण वस्तुओं को, यानी कि जैसे आप संस्कृत के अंतर्गत भी पढ़ते हैं कि प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग सभी को तोड़ करके, जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, आप पढ़ते हो वी धन, आंग धन, क्री धन, लुट। आप हिंदी में पढ़ते हो वी धन, आ धन, करण। तो यहाँ ये तो क्या है? विश्लेषण। और इसको जोड़ना जैसे व्याकरण ये क्या है? संश्लेषण। तो शिक्षण सूत्र भी यही होता है, आप गलती कर देते हो और हमारा शिक्षण सूत्र भी जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहाँ शिक्षण सूत्र में आप गलती करते हो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और सबसे अधिक जो छात्र आप गलती करते हैं, सभी को समझ जाते हैं लेकिन शिक्षण सूत्र में गलती कर देते हैं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, लेकिन होता क्या है साथियों? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो पहले विश्लेषण, फिर संश्लेषण और अंत में क्या आता है? मूल्यांकन। इसके बाद में सबसे पहले हम किसी चीज का क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। उसके बाद में उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे और अनुक्रिया होगी तो हम उसका अनुमूल्यन, मूल्य करेंगे और उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण। और जब प्रत्यक्ष में देख लेंगे तो हम उसकी व्यवस्था करके उस चरित्र का क्या हो जाएगा? निर्माण। अब इसको याद करिए। याद करने का तरीका है कि यदि हमारे सामने उद्दीपक होता है, अब जैसे कि मान लीजिए आपके सामने भर्ती परीक्षाएं, आपके सामने 4 भर्ती परीक्षाएं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता और कॉलेज लेक्चरर। तो इस प्रकार से आपके सामने अब क्या है? उद्दीपक। तो यहाँ आपके सामने उद्दीपक है क्योंकि आप साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं और साइकोलॉजी के अंतर्गत पावलोव का सिद्धांत भी पढ़ते हैं कि पावलोव ने कुत्ते पर जब प्रयोग किया था तो वहां उसके सामने उद्दीपक था और उद्दीपक क्या था? भोजन। तो उसको क्या आ गई? लार आ गई। तो यहाँ हमारे सामने अब क्या है? उद्दीपक। तो सभी के सामने उद्दीपक है, लेकिन वो जो स्किनर था, यानी कि स्किनर ने जो प्रयोग किया कबूतरों पर, तो उसके सामने तो उद्दीपक भी नहीं था, फिर भी वो क्रिया करता रहा। तो आपको तो क्रिया करते रहना है। कुछ साथी ये पूछते हैं कि पेपर कब होगा, तो पेपर से नहीं है, आपको तो क्या करना है? बिल्कुल क्रिया करनी है। तो सबसे पहले आता है उद्दीपन। जब उद्दीपन सामने होगा तो हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। और कार्य करेंगे तो उसका हम क्या करेंगे? नियोजन, प्लानिंग बनाएंगे उसकी। और प्लानिंग होगी तो हम उसका समायोजन भी करेंगे। हमारी प्लानिंग है, हमें किस प्रकार से पढ़ना है, हमने समायोजन भी किया कि घर में सारा काम भी है और हमें पढ़ना भी है, तो हमने समायोजन भी किया। और उसके बाद में स्वाभाविकरण, फिर वो हमारे स्वभाव में आ गया कि हमें घर का काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और इस
बार पक्का हमें सर्विस भी प्राप्त करनी है। तो हमारे वो स्वभाव में आ गई, और जैसे ही चीज स्वभाव में आ गई तो हमारी आदत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो अब यानी कि ऐसा भी माना जाता है कि 21 दिन तक यदि आप कोई कार्य निरंतर कर लेते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। वो क्या बन जाती है, वो आपकी आदत बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ आपका उद्दीपन, कार्य करना, नियोजन, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। तो इसके साथ ही यहाँ देखिए, अब इसके साथ ही हम देखेंगे तो यहाँ आपने देख लिया सबसे पहले कि यहाँ B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब हमें देखना होगा कि ये जो आपका मूल्यांकन है, क्या है, मूल्यांकन, और इस मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन का विभाजन क्या किया गया है, मूल्यांकन का विभाजन। और मूल्यांकन का विभाजन कैसे किया गया है, इसकी प्रविधियां या उपविधियां आती हैं। इन्हें हम क्या कहें, इन्हें ही हम कह सकते हैं प्रविधियां, और इन्हें ही हम क्या कह सकते हैं, उपविधियां। तो मूल्यांकन का विभाजन किया गया है और जिन्हें हम प्रविधियां या उपविधियों के अंतर्गत बांटते हैं। तो इसकी जो उपविधियां हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। मूल्यांकन के विभाजन को 2 भागों में विभाजित किया, जिन्हें हम प्रविधियां भी कह सकते हैं और जिन्हें हम उपविधियों के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो आपका होता है परिमाणात्मक, कौन सा होता है, परिमाणात्मक, और दूसरी जो आपकी प्रविधि है ये आपकी होती है गुणात्मक। कौन सी होती है, गुणात्मक। तो एक तो आपकी प्रविधि है परिमाणात्मक और एक आपकी प्रविधि है गुणात्मक। तो सबसे पहले तो आप ध्यान करें कि परिमाणात्मक जो प्रविधि है इसमें बालक के ज्ञान की जांच की जाती है। परिमाणात्मक जो प्रविधि है इसमें बालक के ज्ञान की जांच की जाती है, और गुणात्मक जो प्रविधि है इसमें बालक के व्यवहार की जांच की जाती है। आपने गाँव में सुना होगा, हमारे बाबा कहते थे कि लाला तू पढ़ो तो वट बहुत पर गुण्यो नाय। तो यहाँ देखिए, तो आपको यहाँ ध्यान में रखना होगा कि आप पढ़े तो बहुत हैं लेकिन गुणे नहीं है। तो परिमाणात्मक प्रविधि तो बालक के ज्ञान की जांच करती है और गुणात्मक प्रविधि बालक के व्यवहार की जांच करती है कि आपका कैसा व्यवहार है। तो यहाँ हम इनकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ आपको देखना होगा कि ये जो आपकी परिमाणात्मक प्रविधि है, कौन सी प्रविधि है, परिमाणात्मक प्रविधि, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, यहाँ ले लेते हैं इसको। तो ये जो आपकी परिमाणात्मक प्रविधि है इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं देखिए। परिमाणात्मक प्रविधि के अंतर्गत एक तो आती है आपकी, और जिसे हम कहते हैं मौखिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा है, मौखिक परीक्षा। और एक जो आपकी आती है और वो आपकी आती है लिखित परीक्षा। कौन सी परीक्षा आती है, तो यहाँ आपकी आती है लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, और दूसरी आपकी आती है और जिसे हम कहते हैं लिखित परीक्षा। अब यहाँ देखिए, एक यहाँ आपकी और है और जिसे हम क्या कहेंगे, प्रायोगिक परीक्षा। मैं यहाँ की बजाय इसको यहाँ लिख रही हूँ प्रायोगिक परीक्षा, क्योंकि ये प्रायोगिक परीक्षा हमारे काम आने वाली नहीं है। तो यहाँ देखिए, हिंदी और संस्कृत जो भाषा शिक्षण है, यानी कि हिंदी शिक्षण विधियां और संस्कृत शिक्षण विधियां, तो कभी भी जो भाषा की शिक्षण विधियां हैं उनमें प्रैक्टिकल नहीं होता। क्या नहीं होती, यानी कि प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती। जैसे आपकी ज्योग्राफी है और यहाँ ड्राइंग है, ये आपके होम साइंस है, उनके अंतर्गत आपकी क्या होती है, प्रायोगिक परीक्षा भी होती है। आप साइंस से हैं तो भी आपकी प्रायोगिक परीक्षा होती है, लेकिन हिंदी और संस्कृत के अंतर्गत प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती। तो यहाँ परिमाणात्मक प्रविधि के अंतर्गत एक तो होती है मौखिक परीक्षा और एक होती है आपकी लिखित परीक्षा। अब हमें देखना होगा कि ये जो आपकी मौखिक परीक्षा है और इस मौखिक परीक्षा के क्या हैं, अवांतर भेद, यानी कि अवांतर का मतलब होता है कि इसके निम्न भेद हैं, किसके, मौखिक परीक्षा के। अब मौखिक परीक्षा के कौन कौन से भेद हैं देखिए। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत ही आपकी आती है शलाका परीक्षा। कौन सी आती है, शलाका परीक्षा। मौखिक परीक्षा के अंतर्गत ही आपका आता है शास्त्रार्थ। क्या आता है, शास्त्रार्थ। और मौखिक परीक्षा के अंतर्गत ही आपका आता है वाद विवाद। क्या आता है, इसको मैं यहीं लिख देती हूँ क्योंकि वाद विवाद को आपको इसमें ही समझाएंगे।
तो शास्त्रार्थ के आगे क्या लिख देती हूँ, वाद विवाद, क्योंकि वाद विवाद वर्तमान के समय में होता है और शास्त्रार्थ पुराने समय में होता था। तो इसके बाद में यहाँ आपकी परीक्षा आती है और वो है आपकी भाषण। इसके बाद में आपकी परीक्षा आती है अंत्याक्षरी। कौन सी परीक्षा आती है, अंत्याक्षरी। और इसके बाद में यहाँ आपकी जो परीक्षा आती है और वो है आपकी साक्षात्कार। कौन सी परीक्षा है, साक्षात्कार। तो इस प्रकार से ये आपकी मौखिक परीक्षाओं के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं, सलाहकार परीक्षा, शास्त्रार्थ परीक्षा, ये शास्त्रार्थ पुराने समय की थी लेकिन वाद विवाद वर्तमान की परीक्षा है। भाषण परीक्षा, अंत्याक्षरी परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न भी मौखिक होते हैं और उत्तर भी मौखिक होते हैं। और प्राचीन काल में 18वीं शताब्दी तक कौन सी परीक्षा चलती थी, मौखिक परीक्षा। तो यहाँ देखिए इसके बाद में हम चर्चा करेंगे लिखित परीक्षा की। तो यहाँ देखिए कि लिखित परीक्षा के कोई भेद नहीं होते, लिखित परीक्षा के भेद नहीं होते, लेकिन लिखित परीक्षा के प्रश्नों के आधार पर भेद होते हैं। तो लिखित परीक्षा के प्रश्नों के आधार पर भेद होते हैं। और लिखित परीक्षा के प्रश्न कौन कौन से होते हैं, तो लिखित परीक्षा में प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ। कौन से प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ। और लिखित परीक्षा में प्रश्न होते हैं अति लघुत्रात्मक। कौन से होते हैं, अति लघुत्रात्मक। और लिखित परीक्षा में प्रश्न होते हैं लघुत्रात्मक। कौन से होते हैं, लघुत्रात्मक, जिसे कक्षा शिक्षण की आत्मा भी कहा जाता है। कौन से प्रश्नों को, लघुत्रात्मक प्रश्नों को कक्षा शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद में यहाँ आपके आते हैं और वो आपके प्रश्न हैं निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न हैं, निबंधात्मक प्रश्न। तो आपसे यदि पूछे क्या लिखित परीक्षा के भेद होते हैं, तो लिखित परीक्षा के भेद नहीं होते। बिल्कुल यहाँ देखिए सभी साथी जुड़े हुए हैं, लालचंद जी, दिनेश मेघवाल जी और सभी साथी। देखिए यहाँ आप साथी 170 तो देख रहे हैं, आज तो आप 200 प्लस कर ही देंगे सभी साथी। देखिए रोजल मीना जी, नमस्कार सभी को। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ मौखिक परीक्षा के और लिखित परीक्षा के, तो मौखिक परीक्षा के तो भेद होते हैं, जैसे सलाहकार है, शास्त्रार्थ है, भाषण है, अंत्याक्षरी है, साक्षात्कार है। लेकिन लिखित परीक्षा के भेद नहीं होते। लिखित परीक्षा के प्रश्नों के आधार पर भेद होते हैं वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। अब इसके बाद में देखिए प्रायोगिक परीक्षा हिंदी और संस्कृत भाषा शिक्षण में नहीं होती। अब इसके बाद में हम देखते हैं गुणात्मक प्रविधि में। और गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं कि गुणात्मक प्रविधि में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत आपकी आती है प्रश्नावली। क्या आती है, प्रश्नावली। इसके बाद में यहाँ आपका साक्षात्कार। अब आप सोचेंगे कि मैडम ने साक्षात्कार यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसकी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्नावली आती है, साक्षात्कार आता है और यहाँ आपकी आती है व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि, जिसे आप केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। तो व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि, व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि, जिसे आप क्या कहते हैं, केस स्टडी। इसके बाद में यहाँ आपका आता है और वो आती है समाज मिति। क्या आती है, समाज मिति। तो इसी में आपकी आती है समाज मिति। इसी में आपका आता है अवलोकन। क्या आता है, अवलोकन। और इसी के अंतर्गत आपकी आती है जांच सूची, जिसे आप चेक लिस्ट के नाम से जानते हैं या इसे कहते हैं पड़ताल सूची। जांच सूची कहें या पड़ताल सूची कहें या चेक लिस्ट कहें। तो इसी में प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि, जिसे आप केस स्टडी कहते हैं, इसी के अंतर्गत समाज मिति, अवलोकन, जांच सूची या पड़ताल सूची। और इसी के अंतर्गत आता है आपका संचयी अभिलेख। इसी के अंतर्गत क्या आता है, संचयी अभिलेख। तो इसी में आता है संचयी अभिलेख और इसी में आपकी आती है अभिवृत्ति मापनी। और आगे मैं आपको बताऊंगी, तब यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो आगे लिख लेंगे अभिवृत्ति मापनी। क्या आती है, अभिवृत्ति मापनी। तो इस प्रकार से यहाँ आपने देखा। तो सबसे पहले तो आपने इतना जाना कि यहाँ किसके अंतर्गत, यानी कि देखिए कि यहाँ जो आपका मूल्यांकन का जो विभाजन है, मूल्यांकन की जो प्रविधियां हैं या मूल्यांकन की उपविधियां हैं, उनको दो भागों में विभाजित किया। और दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। तो परिमाणात्मक में किसकी, परिमाणात्मक के अंतर्गत बालक
के ज्ञान की जांच की जाती है और गुणात्मक के अंतर्गत बालक के व्यवहार की जांच की जाती है। अब आप समझिए, अब आपको एक एक बिंदु को ध्यान से समझना है कि यहाँ से क्या प्रश्न और कितने प्रश्न बन सकते हैं। और मैंने कहा है कि शिक्षण विधियां रटने का विषय नहीं, शिक्षण विधियां समझने का विषय है और प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और हम कहाँ गलती करते हैं। तो ध्यान से समझिए सभी साथी। यहाँ आपने सबसे पहले देखा तो मौखिक परीक्षा, तो मौखिक परीक्षा के अंतर्गत मैंने कहा कि मौखिक परीक्षा के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सलाका को कि ये क्या है। सलाका, सलाका संस्कृत में तो इसे कहते हैं लघु काष्ठ खंड। लघु का मतलब छोटा, काष्ठ में लकड़ी का और खंड में टुकड़ा, यानी कि एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा। जैसे कि मान लीजिए अब आपको मेरे पास ये, इसको हम मार कर भी नहीं कह सकते, लेकिन जैसे मान लीजिए मार कर दिखाई दे रहा है, ये डिजिटल बोर्ड पे तो मार कर नहीं होता। तो यहाँ देखिए ये जो सलाका है तो इस प्रकार से एक सलाई की नोक जैसी होती है। आपने सभी ने देखी है सलाई जो बुनने वाली होती है। तो इस प्रकार की जो सलाका होती थी उसको यानी कि एक पुस्तक में जो गुरु है वहां कहीं भी रख देता और शिष्य से व्यवहारिक रूप से यानी कि उसके भाव को, उसकी समस्याओं को जहां भी यहाँ कहीं भी सलाका रख करके मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते वक्त आपने अपनी पेन को अपनी पुस्तक में रख दिया और जहां भी आपने पेन को कहीं भी रखा और आपके गुरु ने क्या किया कि आपके अध्यापक ने वहीं से आपसे क्या पूछ लिया, प्रश्न पूछ लिया। अब वर्तमान में क्या होता है कि पहले छात्र को बताया जाता है कि बेटा कल आप 5वां पाठ याद करके लाना, या तो आपका टेस्ट होगा और या आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। प्राचीन समय के अंतर्गत कहीं से भी यानी कि मौखिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कहीं भी जहाँ सलाका रखी हुई होती वहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते। अब लेकिन यहाँ देखिए जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो वो परीक्षा कैसी होती थी, भय मुक्त यानी कि भय युक्त। जो छात्र को भय लगता था कि पता नहीं गुरु हमसे कहां से प्रश्न पूछ लें, तो छात्र को क्या था, भय था। तो ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा नहीं थी। आपसे पूछे कि सलाका कैसी परीक्षा थी, तो अमनोवैज्ञानिक परीक्षा थी, ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा नहीं थी। तो यहाँ देखिए इसके बाद में आता है शास्त्रार्थ, और शास्त्रार्थ का अर्थ होता है कि यहाँ गुरु और शिष्य के मध्य यानी कि या फिर शिष्य शिष्यों के मध्य यानी कि श्लोकों के माध्यम से क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था। उसी प्रकार के वर्तमान की जो परीक्षाएं, जैसे कोई राजनीतिक मुद्दे पर, कोई आर्थिक मुद्दे पर या कोई सामाजिक मुद्दे पर, और यहाँ छात्रों के मध्य क्या होता है, वाद विवाद, और जिसे ही हम कहते हैं तर्क या वितर्क। एक तर्क करता है और दूसरा वितर्क करता है। मान लीजिए वर्तमान में अभी हमारा कोरोना गया है और कोरोना के ऊपर, लॉकडाउन के ऊपर आपके यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता की जाए या तर्क वितर्क किया जाए, तो ये वर्तमान समय का जो वाद विवाद है, पुराने समय में वो शास्त्रार्थ था, वर्तमान में क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिता। ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित है। इसके बाद में आती है भाषण। इसे भाषण कहें, संभाषण कहें या उच्चारण कहें। तो यहाँ देखिए कि भाषण के माध्यम से यहाँ किसी का भी जैसे पत्र वाचन है, कोई यानी कि मुख्य विषय पर बोलना है। जैसे मान लीजिए आपके जो प्रार्थना स्थल होते थे, जब प्रार्थना स्थल पर बालकों से भी यहाँ पत्र वाचन करवाया जाता था यानी कि न्यूज़पेपर पढ़वाया जाता था। तो ये आपकी ये भी क्या है, एक तरह की परीक्षा कि बालक की झिझक दूर हो, बालक का भय दूर हो। तो ये कौन सी परीक्षा है, भाषण परीक्षा। इसके बाद में देखिए अंत्याक्षरी, अंतिम अक्षर को मान करके होने वाली परीक्षा। आप सभी यहाँ देखिए अंत्याक्षरी, हम यहाँ अंत्याक्षरी करते थे कि ठाली बैठे क्या करें, कर लीजिए कुछ काम और शुरू करें अंताक्षरी और ले प्रभु का नाम। तो अब मैं पे आप पे है, आपको बोलना होगा। तो यहाँ देखिए अंत्याक्षरी के अंतिम अक्षर को आधार मान करके होने वाली परीक्षा क्या होती थी, अंत्याक्षरी। अब ये अंत्याक्षरी श्लोक पर भी आधारित हो सकती थी, ये अंत्याक्षरी किसी शब्द पर भी आधारित हो सकती थी। शब्द का मतलब जैसे आप मीनिंगों में जो अंताक्षरी करते हैं वो शब्द ही तो है भाई। आप मीनिंग में जो अंताक्षरी करोगे वो क्या है, शब्द। और ये किसी सूत्र पर भी आधारित हो सकती थी। तो या तो अंताक्षरी यानी कि या तो सूत्र पर आधारित होगी या श्लोक पर आधारित होगी या शब्द पर आधारित होगी। तो अंताक्षरी बहुत प्रकार की हो सकती है। इसके बाद में आता है साक्षात्कार। क्या आता है, साक्षात्कार। तो अब हम ध्यान से समझेंगे। अब इस साक्षात्कार को आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये साक्षात्कार आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है और ये साक्षात्कार आपको यहाँ
यहाँ भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए और आपसे प्रश्न पूछा जाए कि साक्षात्कार कौन सी प्रविधि का भेद है। आपसे क्या प्रश्न पूछा जाए कि साक्षात्कार कौन सी प्रविधि का भेद है, तो आप कहेंगे कि मैडम मौखिक परीक्षा है। कैसी है? मौखिक परीक्षा। लेकिन मैं कहूंगी कि नहीं बेटा, गुणात्मक भी है। क्या है? गुणात्मक भी है। क्योंकि आप ध्यान रखें कि साक्षात्कार के माध्यम से बालक के ज्ञान की जांच तो होती है, लेकिन साथ ही साथ उसके व्यवहार की जांच भी होती है। जब आप RS-IS का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां देखिए, जो बालक है उसके केवल ज्ञान की जांच नहीं होती, उसका सब कुछ देखा जाता है। उसके हाव भाव, उसके तौर तरीके, उसकी वेशभूषा, उसकी वाणी, उसका स्वभाव, तो उनके सभी यानी कि सभी पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है। तो साक्षात्कार का मतलब है कि साक्षात्कार मौखिक परीक्षा का भेद तो है ही, लेकिन उसी के साथ गुणात्मक परीक्षा का भी भेद है। तो मैं मानती हूं कि आप समझ रहे होंगे। अभी हम साक्षात्कार की चर्चा करेंगे। साक्षात्कार की परिभाषा दी थी, और परिभाषा किसने दी थी? जॉन डार्ले ने। और जॉन डार्ले ने क्या कहा कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो यहाँ आप थोड़ा सा एक बार आगे समझ लीजिए इस साक्षात्कार को। तो यहाँ देखिए, ये जो आपका साक्षात्कार है, क्या है? साक्षात्कार। और ये साक्षात्कार भी आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है नियंत्रित साक्षात्कार। कैसा होता है? नियंत्रित साक्षात्कार। और एक होता है आपका अनियंत्रित साक्षात्कार। अनियंत्रित साक्षात्कार। एक तो होता है नियंत्रित साक्षात्कार और एक होता है अनियंत्रित साक्षात्कार। जो नियंत्रित साक्षात्कार है, इसे संरक्षित साक्षात्कार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? संरक्षित साक्षात्कार। तो यहाँ देखिए, इसे हम कहते हैं संरक्षित साक्षात्कार, और इसे हम असंरक्षित साक्षात्कार, इसे हम कहते हैं असंरक्षित साक्षात्कार। तो यहाँ देखिए, इसे नियंत्रित साक्षात्कार या संरक्षित साक्षात्कार और इसे अनियंत्रित साक्षात्कार या असंरक्षित साक्षात्कार के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो साक्षात्कार है, और अभी मैंने आपको बताया कि ये परिमाणात्मक प्रविधि का भी भेद है। किसका? परिमाणात्मक प्रविधि का भी भेद है, और ये गुणात्मक प्रविधि का भी भेद है। ये गुणात्मक प्रविधि का भी भेद है और ये परिमाणात्मक प्रविधि का भी भेद है। अब ये साक्षात्कार की परिभाषा, और इसकी परिभाषा दी थी, और किसने परिभाषा दी? जॉन डार्ले ने। किसने परिभाषा दी? जॉन डार्ले ने। और जॉन डार्ले ने क्या कहा कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। क्या कहा? कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। तो साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। आपसे पूछा जाए तो ऐसा किसने कहा? और आपने किसने कहा? जॉन डार्ले ने। अरे देखिए, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। देखिए यहाँ 210, 209 देख रहे हैं फिलहाल में। आप सभी साथियों का इसी प्रकार से स्नेह, सहयोग और सम्मान बना रहे। देखिए, ये आप सभी साथी बहुत अच्छा। हाँ देखिए, लालचंद जी कह रहे हैं कि हाँ मैं खुश हो गया। बिल्कुल, यहाँ देखिए आप 210 हो गए। बिल्कुल, यहाँ देखिए बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिलती है आपके कमेंट देख करके। आप सभी साथी बहुत स्नेह दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सत्य प्रेरणा जी बिल्कुल नमस्कार स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सभी ताली बजा दीजिए। लालचंद जी कह रहे हैं, दिनेश मेघवाल जी चॉकलेट कहाँ है? देखिए, बिल्कुल चॉकलेट भी आपकी आएंगी, मिठाइयाँ भी आएंगी, सब कुछ आएगा। और नरेंद्र सिहाग जी, जय तेजा जी की। तेजा जी वालों को बता दीजिए सभी को, सभी तेजा जी आ जाएं अपने। बिल्कुल, यहाँ देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि जॉन डार्ले ने क्या कहा था कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है। इसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ परिभाषा दी और दूसरी परिभाषा दी, और उनका नाम था गुड एवं हैट। किसने परिभाषा दी? गुड एवं हैट ने। और गुड एवं हैट ने क्या कहा कि साक्षात्कार मौलिक उद्देश्य की, कि साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक मौलिक प्रक्रिया है। तो इन्होंने कहा कि साक्षात्कार, देखिए
देखिए साथियों, जब जब भी आप यहाँ देखिए साक्षात्कार, साक्षात्कार सामाजिक प्रक्रिया की, साक्षात्कार सामाजिक प्रक्रिया की, सामाजिक प्रक्रिया की एक मौलिक अंतःक्रिया है, मौलिक अंतःक्रिया, मौलिक अंतःक्रिया है। तो ये परिभाषा किसने दी? और ये परिभाषा दी गुड एवं हैट ने। ये परिभाषा किसने दी? गुड एवं हैट ने। तो जॉन डार्ले ने तो कहा कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, और गुड एवं हैट ने कहा कि साक्षात्कार सामाजिक प्रक्रिया की एक मौलिक अंतःक्रिया है। तो इस प्रकार से साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, संनियंत्रित और अनियंत्रित, और साक्षात्कार दोनों ही प्रविधियों के अंतर्गत आते हैं। साक्षात्कार मौखिक परीक्षा का भी भेद है और साक्षात्कार गुणात्मक परीक्षा का भी भेद है। तो अब आप समझोगे। अब आपको ध्यान से समझना है कि इसके अंतर्गत जब सभी परीक्षा आती हैं और इसके अंतर्गत गुणात्मक प्रविधि के भेद आते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बताइए ये जो परिमाणात्मक है ये किससे संबंधित होगा? परीक्षा से। परिमाणात्मक जो भेद है ये आपका परीक्षा से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? परीक्षा से। तो यहाँ आपसे पूछे, और ये गुणात्मक जो भेद है ये संपूर्ण मूल्यांकन से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? मूल्यांकन से। इसे हम परीक्षण भी कह सकते हैं और इसे हम यहाँ आकलन भी कह सकते हैं। तो परीक्षण कहें, आकलन कहें, क्योंकि बालक का हम क्या करते हैं? आकलन। अब ध्यान से समझना है। मैं आपसे जो प्रश्न पूछूं आपको जवाब देना है। मैंने कहा क्या परीक्षा मूल्यांकन में समाहित हो सकती है? मैंने आपसे प्रश्न किया है, क्या परीक्षा मूल्यांकन में समाहित हो सकती है? बिल्कुल, आपका आंसर आना चाहिए जी हाँ, कि परीक्षा मूल्यांकन में समाहित हो सकती है, क्योंकि परीक्षा तो केवल ज्ञान की होती है। परीक्षा तो केवल ज्ञान की होती है और मूल्यांकन ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र का भी होता है। ध्यान से समझना कि परीक्षा तो केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र की होती है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र का भी होता है। तो परीक्षा मूल्यांकन में समाहित हो सकती है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ध्यान से समझना, और प्रश्न है आपके सामने, क्या मूल्यांकन परीक्षा में समाहित हो सकता है? सभी साथी आंसर दें। बिल्कुल, यहाँ देखिए बाबू फिल्म स्टूडियो जी, जयवीर तेजा जी की और सभी को नमस्कार। तो यहाँ देखिए मूल्यांकन परीक्षा में समाहित नहीं हो सकता। बिल्कुल, यहाँ देखिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं लालचंद जी कि मूल्यांकन परीक्षा में समाहित नहीं हो सकता। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि जो मूल्यांकन है तो मूल्यांकन तो यहाँ शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक क्षेत्र का भी किया जाता है। मूल्यांकन तो ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक का भी किया जाता है। मूल्यांकन तो बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक भी किया जाता है। मूल्यांकन बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक भी किया जाता है। और जो मूल्यांकन है ये तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के साथ साथ सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का भी किया जाता है। अब आप समझोगे कि ये संज्ञानात्मक क्या है, सह संज्ञानात्मक क्या है, शैक्षिक क्या है, सह शैक्षिक क्या है, बौद्धिक क्या है, और शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्या है। तो इसकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो दो चीजें आप ध्यान से समझो कि यहाँ ध्यान से समझना है कि परीक्षा को मूल्यांकन में समाहित कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन को परीक्षा में समाहित नहीं कर सकते। अब आप ध्यान से समझें, परीक्षा के अंतर्गत तो केवल मौखिक और लिखित परीक्षा आती है, और मूल्यांकन के अंतर्गत तो परीक्षा भी आती है और गुणात्मक प्रविधि भी आती है। तो बताइए परीक्षा का भेद, यानी कि परीक्षा का आकार सीमित होगा या मूल्यांकन का आकार सीमित होगा? सभी साथी कमेंट्स करें कि परीक्षा का आकार सीमित होगा या मूल्यांकन का। यहाँ देखिए पूनम वर्मा जी, मैम आपकी क्लास का टाइम क्या है? देखिए कक्षा का अपना टाइम होता है 9 बजे, और यहाँ जब तक आपका टॉपिक आज कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी कक्षा चलती रहेगी। मूल्यांकन टॉपिक को आज मैं यहाँ आपको कंप्लीट करवाऊंगी, आप आसानी से समझें। आपका इस टॉपिक में से क्या आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और पूरा विषय समझने का, रटने का नहीं है। तो यहाँ देखिए सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सीमित, बिल्कुल दिनेश मेघवाल जी कह रहे हैं सीमित, बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए
सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ आपने कहा कि परीक्षा का क्षेत्र तो सीमित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। परीक्षा का क्षेत्र सीमित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। अब परीक्षा को ही हम क्या कहते हैं? मापन। परीक्षा को ही क्या कहते हैं? मापन। और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए मापन का क्षेत्र होता है, तो मापन का क्षेत्र, परीक्षा को ही हम क्या कहते हैं? मापन। तो मापन का क्षेत्र तो सीमित होता है और मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत यानी कि व्यापक होता है। तो यहाँ आपको ध्यान से समझने कितने टॉपिक कि ये जो आपकी परिमाणात्मक प्रविधि है, अब मैं इसको आपको ध्यान से समझाती हूँ और ध्यान से आपको समझना है कि एक तरफ तो आपकी कौन सी विधि थी? परिमाणात्मक और एक तरफ आपकी कौन सी प्रविधि थी? गुणात्मक। कौन सी प्रविधि है? गुणात्मक। तो परिमाणात्मक में तो बालक के किसकी जांच की है? ज्ञान की। और गुणात्मक में बालक के किसकी जांच की है? व्यवहार की, कि बालक कैसा व्यवहार करता है। तो परिमाणात्मक जो है ये बालक के ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो आपसे पूछे कि परिमाणात्मक बालक के ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है और गुणात्मक बालक के क्रियात्मक और भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। क्रियात्मक और किससे? भावात्मक क्षेत्र से संबंधित होता है। इसके बाद में देखिए ये बालक की बौद्धिक जांच करता है। कैसी जांच करता है? बौद्धिक। और ये बालक की शारीरिक और यहाँ देखिए शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और कैसी करता है? यानी कि मानसिक। तो यहाँ देखिए शारीरिक, सामाजिक और यहाँ संवेगात्मक भी लिख सकते हैं। मानसिक को संवेगात्मक की कहते हैं कि बालक का कैसा मानसिक विकास चल रहा है। तो यहाँ बौद्धिक के साथ साथ शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। इसके बाद में यहाँ देखिए, इसके बाद में परिमाणात्मक के अंतर्गत तो संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र? संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। और गुणात्मक के अंतर्गत सह संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र? सह संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। अब यहाँ देखिए कि परिमाणात्मक के अंतर्गत तो शैक्षिक गतिविधि आती है। कौन सी गतिविधि? शैक्षिक गतिविधि। तो परिमाणात्मक के अंतर्गत शैक्षिक गतिविधि आती हैं। ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र है और ये सह संज्ञानात्मक क्षेत्र। और यहाँ आपकी सह शैक्षिक गतिविधि आती हैं। कौन सी गतिविधि आती हैं? सह शैक्षिक गतिविधि। तो इस प्रकार से यहाँ आपने देखा। अब आपसे पूछा जाए और अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि बताइए परिमाणात्मक तो बालक के ज्ञान की जांच करता है क्योंकि ये परीक्षा का भेद है, और गुणात्मक बालक के व्यवहार की जांच करता है, और मूल्यांकन में तो परिमाणात्मक भी आता है और मूल्यांकन में गुणात्मक भी आता है। तो यहाँ बालक के ज्ञानात्मक पक्ष की जांच होती है, यहाँ ज्ञानात्मक पक्ष की जांच होती है, और यहाँ क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष की जांच होती है। यहाँ बौद्धिक पक्ष की जांच होती है, यहाँ शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष की जांच होती है। यहाँ बालक के संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास होता है, यहाँ सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ बालक की शैक्षिक गतिविधियों पर बल दिया जाता है, यहाँ बालक की सह शैक्षिक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, बहुत अच्छा, देखिए सभी साथी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं आप सभी का, इसने इसी प्रकार से बना रहे, ध्यान पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ कक्षा को देखते रहें। तो इस प्रकार से यहाँ ये परिमाणात्मक है और ये आपका क्या है? गुणात्मक। अब यहाँ हमने क्या चर्चा की थी? तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि ये तो एक परीक्षा का भेद होता है और ये बालक की गुणात्मक प्रविधि का भेद होता है। अब इसकी चर्चा तो हम थोड़ी बाद में करेंगे, अब पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ इसकी चर्चा हम कर चुके हैं मौखिक परीक्षा की। क्या कहा था कि इसमें प्रश्न भी मौखिक होते हैं और इसमें उत्तर भी मौखिक होते हैं, और ये प्राचीन काल में अधिक प्रचलित परीक्षा थी, लेकिन वर्तमान में अब दो परीक्षाएं प्रचलित हैं, साक्षात्कार और वाद विवाद। अंत्याक्षरी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा प्रचलित हैं वाद विवाद और साक्षात्कार।
तो यहाँ देखिए, अब हम यहाँ लिखित परीक्षा की चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि लिखित परीक्षा के भेद नहीं होते, लिखित परीक्षा के प्रश्नों के आधार पर भेद होते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्नों के आधार पर, तो सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। तो सबसे पहले प्रश्न कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ। तो अब हम चर्चा करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो यहाँ देखिए अगले जो आपके प्रश्न हैं और ये हैं आपके वस्तुनिष्ठ। तो यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ, ये आपके प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ। और वर्तमान में जितनी भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वो सभी कौन सी परीक्षाएं हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं। तो यहाँ देखिए, और जो आपका मुदालियर आयोग था, जो मुदालियर आयोग ने यानी कि निबंधात्मक परीक्षाओं के बजाय किस पर बल दिया? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं पर। लेकिन जब मैं आपको संघ समिति आयोग पढ़ाऊंगी तो वहां ज्यादा चर्चा करूंगी। आज आप इतना ही समझ लीजिए कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं पर जो बल दिया वो मुदालियर आयोग ने निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा। तो यहाँ जो आपकी वस्तुनिष्ठ जो परीक्षाएं हैं, ये आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का भी यानी कि 2 प्रकार से होती है। और एक तो होती है आपकी प्रत्याभिज्ञान। कौन सी परीक्षा होती है? तो एक का तो नाम है प्रत्याभिज्ञान, एक परीक्षा का नाम है प्रत्याभिज्ञान और दूसरी जो परीक्षा है और उसका नाम है प्रत्यास्मरण। तो एक परीक्षा का नाम है प्रत्याभिज्ञान और दूसरी परीक्षा का नाम है प्रत्यास्मरण। अब आपको रटना नहीं है, अब रटना नहीं है, समझना है। और कैसे समझना है कि ये जो आपकी प्रत्याभिज्ञान परीक्षा है, यानी कि देखिए प्रतिधन अभिज्ञान करते हैं तो क्या बन जाता है? प्रत्याभिज्ञान। प्रतिधन स्मरण करते हैं तो क्या यहाँ आपका प्रत्यास्मरण। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको देखना होगा कि ये आपका प्रत्याभिज्ञान। तो प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत हम देखेंगे कि यहाँ अभिज्ञान से मतलब होता है कि जो प्रश्न हमारे सामने होते हैं, जब आप पेपर देने जाओगे तो 4 विकल्प आपके सामने होंगे। कुछ साथी तो अब भी पुलिस का एग्जाम दे के आए हैं और जब आप पेपर देने जाओगे तो 4 विकल्प आपके क्या होते हैं? सामने। लेकिन फिर भी हम उनमें से उत्तर सही नहीं कर पाते। यानी कि जो चीज हमारे सामने है, अभिज्ञान का मतलब होता है यानी कि जो हमारे सामने होते हुए भी हम उसको सही नहीं कर पाते। आप यहाँ देखिए कि संस्कृत के अंतर्गत एक नाटक है जिसके कारण कालिदास प्रसिद्ध हुए थे। कालिदास की जो अंतिम कृति है और जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ देखिए उसका नाम ही इसलिए पड़ा था अभिज्ञान शाकुंतलम क्योंकि इसके नायक जो हैं वो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत हैं और नायिका शकुंतला है। तो यहाँ देखिए वो जो यानी कि नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं वो। तो यहाँ जब वो अपनी नायिका शकुंतला को अंगूठी देते हैं और उसको दे करके भूल जाते हैं, वो उनके सामने होते हुए भी उसको भूल जाते हैं, तो वो क्या है? अभिज्ञान। तो यहाँ इसमें जो प्रश्न आएंगे, यहाँ देखिए मैम पेपर चोर कहाँ से आते हैं, पेपर के चोर कहाँ से आते हैं? देखिए तो यहाँ देखिए अब प्रत्याभिज्ञान देकर उत्तर देना, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से जो प्रश्न है वो आपके आते हैं। तो यहाँ प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत जो आपके प्रश्न आते हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न है। तो सबसे पहले आते हैं बहुविकल्पात्मक, बहुविकल्पात्मक जिन्हें आप एमसीक्यूज के नाम से जानते हैं, यानी कि जो आपके 4 विकल्प वाले प्रश्न हैं उन्हें क्या कहेंगे? बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसके बाद में आपके आते हैं मिलान पद वाले। कौन से आते हैं? मिलान पद वाले। और इसी में आपके आते हैं वर्गीकरण वाले। कौन से? वर्गीकरण वाले, यानी कि जिनका वर्गीकरण किया जाता है। और इसी में आपके आते हैं सत्य और असत्य। कौन से आते हैं? सत्य और असत्य। और इसी में आपके आते हैं हाँ और ना, यानी कि या तो हाँ में उत्तर देना है या ना में। और इसी के अंतर्गत आते हैं सही और गलत। आपने देखा होगा कि सही गलत का चिन्ह होता है। तो यहाँ प्रत्याभिज्ञान के अंतर्गत बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं, मिलान पद वाले प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए एक तरफ राज्य दे दिए और एक तरफ राजधानी दे दी, एक तरफ कवि दे दिए और एक तरफ उसकी रचनाएं दे दी। तो मिलान पद वाले, वर्गीकरण वाले, सत्य असत्य वाले, हाँ और ना वाले और सही और गलत वाले। तो यहाँ देखिए कृष्णा बुआ जी बहुत दिनों बाद आए हो, आप बुआ जी टाइम से आ जाया करो, बहुत दिनों बाद आए हो।
तो यहाँ देखिए प्रत्याभिज्ञान में ये सभी प्रश्न आते हैं। अब यहाँ आप देखिए प्रत्यय स्मरण, तो इस प्रत्यय स्मरण को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रत्यय स्मरण को कितने भागों में? दो भागों में। तो यहाँ देखिए एक तो होते हैं आपके साधारण प्रत्यय स्मरण, कौन से होते हैं? साधारण प्रत्यय स्मरण। और दूसरे आपके होते हैं रिक्त स्थान पूर्ति। कौन से होते हैं? रिक्त स्थान पूर्ति। तो जो महत्वपूर्ण ज्यादा हैं वो कौन से हैं? आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले। तो एक तो है आपके साधारण प्रत्यय स्मरण और दूसरे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यहाँ देखिए जो आपकी रिक्त स्थान की पूर्ति है ये एक जगह भी हो सकती है। कितनी जगह? एक जगह। और रिक्त स्थान की जो पूर्ति है वो आपकी दो जगह भी हो सकती है। मान लीजिए आपको कोई रिक्त स्थान दिया तो वो रिक्त स्थान की पूर्ति एक जगह भी हो सकती है और दो जगह भी हो सकती है। तो यहाँ देखिए अब साधारण प्रत्यय स्मरण के अंतर्गत क्या आता है? जिन प्रश्नों का उत्तर यानी कि एक शब्द में दिया जाता है, जैसे कि एक शब्द में जिनका उत्तर दिया जाए तो साधारण प्रत्यय स्मरण के अंतर्गत, जैसे कि कोई विलोम शब्द है, कौन सा शब्द है? जैसे कि आपका विलोम शब्द है, विलोम शब्द। जैसे कि आपका समानार्थक शब्द है, समानार्थक, समानार्थक। तो विलोम शब्द है, समानार्थक है, कोई आपका पर्यायवाची है, पर्यायवाची, ये है आपका पर्यायवाची शब्द है। तो इस प्रकार से कोई आपका एकार्थी है, क्या है? एकार्थी। या आपका अनेकार्थी शब्द है जिसके क्या होते हैं? अनेक अर्थ। या आपका समानार्थी शब्द है, कैसा शब्द है? समानार्थी शब्द। तो साधारण प्रत्यय स्मरण के अंतर्गत तो विलोम शब्द, समानार्थक, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और रिक्त स्थान की पूर्ति भी किस में आते हैं? प्रत्यय स्मरण में। अब आप ध्यान दें कि जो चीज आपके सामने होगी वो तो प्रत्याभिज्ञान में आएगी कि प्रश्नों का उत्तर ऐसे याद नहीं रहता। तो ऐसे याद कर लीजिए कि जिन प्रश्नों का उत्तर हमारे सामने होगा, जिन प्रश्नों का उत्तर हमारी आंखों के सामने होगा, और वो तो किस में आएंगे? प्रत्याभिज्ञान में। लेकिन जिन प्रश्नों का उत्तर हमारे सामने नहीं होगा हमें स्मरण शक्ति के आधार पर देना होगा। किसके आधार पर? स्मरण शक्ति के आधार पर देना होगा। उन प्रश्नों को हम क्या कहेंगे? प्रत्याय स्मरण प्रश्न। लेकिन देखिए प्रश्न कैसे पूछा गया? एक बार प्रश्न पूछा गया और प्रश्न पूछा गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं और चार ऑप्शन में थे। ध्यान से सुनना, चार ऑप्शन में थे। बहुविकल्पात्मक, मिलान पद वाले, वर्गीय, वो रिक्त स्थान की पूर्ति। ऑप्शन में क्या था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, तो मिलान पद वाले, बहुविकल्पात्मक, रिक्त स्थान की पूर्ति और उपरोक्त सभी। तो अब आपको क्या करना है? उपरोक्त सभी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत तो प्रत्याभिज्ञान भी आते हैं और प्रत्यय स्मरण भी आते हैं। लेकिन जब केवल प्रत्यय स्मरण पूछे तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए आप इसको समझना है, रटना नहीं है। क्या करना है? समझना है। तो यहाँ देखिए बुआ जी कह रही हैं, बिल्कुल देखिए आप सभी साथी ध्यान पूर्वक सुनते रहें। तो यहाँ देखिए बिल्कुल जैसा ऑप्शन वैसा उत्तर। बहुत अच्छा, जैसा ऑप्शन होगा वैसा ही क्या होगा? उत्तर होगा। देखिए अजीत जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यहाँ देखिए बिल्कुल सभी जय वीर तेजा जी की करते रहें और आप पढ़ते भी रहें। तो इस प्रकार से यहाँ आपने देखा, ये पूछ रहे हैं कि मैम ऐप का नाम क्या है। देखिए साथियों, आप सभी साथी ऐप के बारे में बहुत ज़्यादा आप पूछ रहे हैं, लेकिन देखिए मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके सामने ऐप लेकर के आऊँ। लेकिन जब आप सभी इतना बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए परमात्मा आपकी सुनता है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे और आपके लिए यानी कि टेस्ट देने के लिए एक ऐप की भी व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ करेंगे। बिल्कुल यहाँ देखिए आपका स्नेह बना रहे, बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ आपने देखा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दो भागों में विभाजित किया, प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यय स्मरण। तो आप यहाँ देखिए प्रत्याभिज्ञान को भी समझ लिया और प्रत्यय स्मरण को भी समझ लिया। अब हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं। क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं।
विशेषताएं। तो यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं, और आज तक का ऐसा कोई पेपर नहीं कि जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताओं में से प्रश्न नहीं पूछा जाता। तो सभी को इन प्रश्नों की विशेषताओं को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आज तक का कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं होती हैं वही मूल्यांकन की भी विशेषताएं होती हैं। ध्यान से सुनना, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताएं होती हैं वही मूल्यांकन की भी विशेषताएं होती हैं। और मूल्यांकन की जो विशेषताएं निर्धारित की थी वो किसने निर्धारित की थी? चार्ल्स वेबेज ने। जो कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स वेबेज, उन्होंने किसकी विशेषताएं निर्धारित की? और उन्होंने विशेषताएं निर्धारित की और वो किसकी की? मूल्यांकन की। तो यहाँ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो विशेषताएं हैं, और सबसे पहले आपकी जो विशेषता है और उसका नाम ही क्या है? वस्तुनिष्ठता। तो सबसे पहली जो विशेषता है उसका नाम ही क्या है? वस्तुनिष्ठता। इसके बाद में दूसरी जो विशेषता है उसका नाम है विश्वसनीयता। दूसरी विशेषता का नाम क्या है? विश्वसनीयता। तीसरी विशेषता है व्यापकता। कौन सी है? व्यापकता। चौथी विशेषता है विभेदिता। कौन सी है? विभेदिता। और यहाँ आपकी पांचवी विशेषता है और वो है आपकी वैधता। कौन सी विशेषता है? वैधता। और इसके बाद में यहाँ आपकी छठी विशेषता है, यानी कि परीक्षा लेने में सरलता। क्या है? परीक्षा लेने में, इसको आगे लिख देंगे, पहले इनको समझ लें। अगली विशेषता है परीक्षा लेने में सरलता, मूल्यांकन में सुगमता, व्यवहारिकता, स्पष्टता और मानक। उनको आगे देखेंगे, पांच को यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या है? विशेषताएं। तो सबसे पहले तो मेरे साथ बोलेंगे, सबसे पहली विशेषता कौन सी है? वस्तुनिष्ठता। अब आप ध्यान से समझें, जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है? वस्तुनिष्ठता का आशय होता है उत्तर की समानता। वस्तुनिष्ठता का आशय क्या होता है? उत्तर की समानता। अभी हम इसको समझेंगे, उत्तर की समानता। अब यहाँ देखिए विश्वसनीयता, और विश्वसनीयता का अर्थ होता है अंकों की समानता। अंकों की समानता। तो विश्वसनीयता का अर्थ होता है अंकों की समानता। इसके बाद में आती है व्यापकता, और व्यापकता का अर्थ होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। तो यहाँ आता है संपूर्ण पाठ्यक्रम में से, संपूर्ण पाठ्यक्रम में से, पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश, प्रश्नों का समावेश। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। और विभेदिता का आशय होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में से, यानी कि प्रश्नों के स्तर, यानी कि जो आपके प्रश्न है विभेदिता। तो यहाँ तो संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश, और यहाँ होता है कि स्तर के अनुरूप प्रश्नों का समावेश। तो यहाँ आता है विभेदिता में स्तर के अनुरूप, स्तर के अनुरूप प्रश्नों का समावेश, स्तर के अनुरूप प्रश्नों का समावेश। इसके बाद में देखिए वैधता, एक एक को समझेंगे हम। वैधता है कि शैक्षिक उद्देश्यों के साथ, शैक्षिक उद्देश्यों के साथ सत्यता की प्राप्ति। तो यहाँ आता है आपका शैक्षिक उद्देश्यों के साथ सत्यता की प्राप्ति। अब एक एक को ध्यान से समझना है, यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले वस्तुनिष्ठता जो है, वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत आता है उत्तर की समानता। यानी कि आप ध्यान से समझें, जब आपके पास निबंधात्मक प्रश्न होता है तो क्या आप सभी के उत्तर समान होते हैं? नहीं। तो लेकिन यहाँ देखिए वहां उत्तर आपके सभी के अपने अपने हम विचार व्यक्त करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति हम लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, तो वहां सबके आंसर अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ वस्तुनिष्ठता में क्या होता है? उत्तर की समानता। जो उत्तर है वही रहेगा। ऐसा नहीं कि रामलाल ने अलग लिखा, लालचंद ने अलग लिखा और रोहित ने अलग लिखा, मनोज कुमावत ने, दिनेश मेघवान ने अलग लिखा और पूनम ने अलग लिखा। तो यहाँ देखिए जो आपका उत्तर रहेगा वो समान उत्तर रहेगा। सभी का उत्तर कैसा होता है? समान। तो इसलिए यहाँ क्या होती है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का आशय क्या है? उत्तर की समानता।
अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है? प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर की समानता के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है, तो बताइए वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता या विभेदिता। तो आपको क्या करना होगा? वस्तुनिष्ठता, क्योंकि उत्तर की समानता कहाँ होती है? उत्तर की समानता होती है वस्तुनिष्ठता में। इसके बाद में देखिए दूसरा आता है अंकों की समानता। अब यहाँ देखिए जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इनको चाहे एक शिक्षक जांचे या 1000 शिक्षक जांचे, यदि आपके 1 अंक का है तो कोई आधा अंक नहीं दे सकता और कोई 2 अंक भी नहीं दे सकता, 1.5 भी नहीं दे सकता, यहाँ तक कि सवा भी नहीं दे सकता। 1 अंक का प्रश्न है तो 1 ही अंक आएगा, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे भिखारी का, चाहे वो कलेक्टर का बेटा हो चाहे मुख्यमंत्री का। 1 अंक का प्रश्न है तो 1 ही अंक आएगा। तो यहाँ अंकों की क्या होती है? समानता। अंकों की क्या होती है? समानता। तो विश्वसनीयता का अर्थ होता है अंकों की समानता। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ देखिए बिल्कुल अजीत जी धन्यवाद आप सभी को। आगे देखिए मनोज वर्मा जी कह रहे हैं जी मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। विकास शर्मा गुड इवनिंग। अशोक कुमार जी मैम पीडीएफ कैसे मिलेगी? देखिए अशोक जी आपको पीडीएफ मिलेगी प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां आपको सारी पीडीएफ प्राप्त होंगी। और मैंने आपको संपूर्ण जो भी साथी आज चैनल से नए जुड़े हैं वो सभी साथी शुरू से जो मैंने वीडियो पढ़ा रखी है शिक्षण शब्द से ही, कि शिक्षण शब्द क्या है, तो शुरू से ही मैंने भी आपको करवा रखी है शिक्षण विधियां, और कंप्लीट शिक्षण विधियां मैं आपको करवाऊंगी। प्रत्येक रविवार को आपकी शिक्षण विधियों की कक्षा होती है। अगले रविवार को आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा। जो भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सीबीएसई के संदर्भ में अलग होगा और आरबीएसई के संदर्भ में अलग होगा। यानी कि आपका एक होगा सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के संदर्भ में, जहां आप कंफ्यूज होते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होगा अगले रविवार को। तो इसी प्रकार से आपकी संपूर्ण शिक्षण विधियों को कंप्लीट करवाएंगे, चाहे वो भाषा में दक्षता का विकास हो, हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौतियां हो, चाहे वो आपके संघ समिति आयोग हो। और जिस प्रकार से मैं आपको शिक्षण विधियां करवा रही हूं वो आपकी शिक्षण विधियां हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, एसएसटी के लिए। ये मेरा उद्देश्य, यानी कि सिर्फ आपकी एक ही शिक्षण विधियां कंप्लीट नहीं हो रही, संपूर्ण शिक्षण विधियां आपकी कंप्लीट हो रही हैं। और आप सभी साथी यदि इसी प्रकार से मुझे सहयोग, सम्मान और आपका स्नेह मिलता रहा तो आपको आरटीई एक्ट 2009, एनसीएफ 2005 और यहाँ आपको नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि जहां से भी आपके प्रश्न आते हैं तो इन सभी को भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ाएंगे। तो यहाँ देखिए अब यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए अब आप सभी को प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेस टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ हम देख रहे थे कि वस्तुनिष्ठता में तो क्या होती है? उत्तर की समानता। और विश्वसनीयता के अंतर्गत क्या होता है? अंकों की समानता। और उसके बाद में व्यापकता का अर्थ होता है, अब व्यापक को समझिए। आपसे पूछे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे होते हैं? व्यापक। अब व्यापक कैसे होते हैं? देखिए जो भी कक्षा को देख रहा है वो संपूर्ण कक्षा को देखे। कक्षा में से यदि आप 1 मिनट के लिए भी, 2 मिनट के लिए भी कहीं जाते हैं, चाहे आप बाद में देख सकते हैं, यदि कोई जरूरी काम आ जाता है तो आप बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि यहाँ हम कहते हैं कि एक बच्चा छूटा और चक्र टूटा। तो ये देखिए पोलियो की खुराक है, ये आपका एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ देखिए तो व्यापकता का अर्थ होता है कि ये जो प्रश्न होते हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में से बनाए जाते हैं। और जब आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए आपके निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी टॉपिक है, प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो निबंधात्मक प्रश्नों में क्या होता है? किसी एक प्रश्न को उठाया और आपसे पूछ लिया कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न कैसा है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो वहां व्यापकता नहीं होती। निबंधात्मक प्रश्न अव्यापक होते हैं क्योंकि वो किसी एक ही क्षेत्र से पूछे जाते हैं, वो सीमित दायरे में पूछे जाते हैं, लेकिन इनका दायरा सीमित नहीं होता। यहाँ एक प्रश्न को बनाने के लिए, यानी कि आप चाहें तो एक प्रश्न को बनाने में 1 घंटा भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन सोच समझ के रखने होते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन सोच समझ करके नहीं रखेंगे तो छात्र स्वतः ही आंसर दे देगा, अलग ही दिखेगा आंसर कि भाई ये आंसर सही है। तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में से होते हैं। ये कैसे होते हैं? व्यापक। कैसे होते हैं? व्यापक। तो ये जो आपके प्रश्न हैं ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश। इसके बाद में यहाँ देखिए अगला आता है विभेदिता।
और विभेदिता का आशय होता है कि स्तर के अनुरूप प्रश्नों का समावेश। अब आप देखिए, अब आप परीक्षा दे रहे हैं तो चाहे आप पुलिस की परीक्षा दें, चाहे आप शिक्षक भर्ती परीक्षा दें, चाहे आप आईएएस की दें, आरएस की दें, कोई भी परीक्षा दें, तो सभी परीक्षाओं में विभेदिता का आशय होता है कि वर्तमान में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में स्तर के अनुरूप प्रश्नों का समावेश। ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें से 50 प्रश्न तो इतने सरल होंगे, यदि हम जाग करके आएंगे ना आंख मीटते हुए, तो भी हम क्या करके आएंगे, सही करके आएंगे। तो यहाँ कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सरल होते हैं, उसके बाद में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा पढ़ने वाले करते हैं, उसके बाद में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कुछ मेहनत करने वाले होते हैं, और 4 और 5 ही प्रश्न ऐसे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें सिलेक्शन दिलवाते हैं, और उनमें भी 1-2 प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो हमें रैंक दिलवाते हैं। तो आपको ध्यान से समझना होगा कि विभेदिता का आशय होता है कि स्तर के अनुरूप प्रश्नों का समावेश, यानी कि सभी स्तर के प्रश्नों का क्या होना चाहिए, समावेश होना चाहिए। इसके बाद में आती है वैधता। तो वैधता को भी ध्यान से समझ लीजिए। वैधता का आशय होता है कि जिस उद्देश्य से हम पेपर को ले रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि हमारा पेपर तो है रीट का और उसका लेवल आ रहा है फर्स्ट ग्रेड का, ऐसा नहीं होता। यदि रीट का पेपर है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर है, तो वो उसी के अनुरूप आएगा, पाठ्यक्रम के अनुरूप आएगा। हम जिस उद्देश्य से जिस पेपर को ले रहे हैं, क्योंकि आप 5वीं से 8वीं तक के छात्रों को पढ़ाएंगे, तो यहाँ देखिए उसी लेवल का पेपर आएगा। तो शैक्षिक उद्देश्यों के साथ सत्यता की प्राप्ति, तो ये क्या है, आपकी वैधता। क्या है, वैधता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वस्तुनिष्ठता में उत्तर की समानता होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वसनीयता में अंकों की समानता होती है, और व्यापकता में संपूर्ण पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का समावेश होता है। आपके 10 टॉपिक हैं तो 10 टॉपिकों में से प्रश्न आएंगे। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षक 5 टॉपिकों में से प्रश्न दे दे, नहीं, 10 टॉपिक हैं तो 10 में से प्रश्न आएंगे। विभेदिता का मतलब होता है स्तर के अनुरूप प्रश्नों का समावेश, और वैधता का आशय होता है शैक्षिक उद्देश्यों के साथ सत्यता की प्राप्ति। अब इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषताओं में कुछ और भी विशेषताएं आ जाती हैं, और यहाँ आपकी जो विशेषता आती है और वो आपकी आती है व्यवहारिकता। क्या आती है, व्यवहारिकता। इसके बाद में यहाँ आपकी आती है और वो आती है आपकी स्पष्टता। विशेषता के अंतर्गत आती है स्पष्टता, और यहाँ आपकी विशेषता आती है परीक्षा लेने में सरलता। परीक्षा लेने में सरलता, तो यहाँ आती है आपकी परीक्षा लेने में सरलता। इसके बाद में आती है मूल्यांकन में सुगमता। और इसके बाद में अंत में जो आपकी विशेषता आती है और वो आपकी विशेषता आती है मानक। कौन सी विशेषता आती है, मानक। तो यहाँ इसमें व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। व्यवहारिकता का आशय होता है कि तभी आपसे कहा जाता है कि आप पुराने पेपरों को अवश्य देखें, क्योंकि पुराने पैटर्न के आधार पर कि पुराने पेपरों में क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है। तो इसके बाद में स्पष्टता, यदि स्पष्टता नहीं होती तो आप सभी जानते हैं तुरंत क्या लगती है, रिट। तो यहाँ देखिए उनमें स्पष्टता होनी चाहिए, जो आपका उत्तर है वो स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें ये उत्तर है 4 ऑप्शनों में से, तो ये क्यों है। तो यहाँ देखिए स्पष्टता। परीक्षा लेने में सरलता, बिल्कुल ओएमआर सीट पर परीक्षा लेते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की परीक्षा लेने में भी क्या है, सरलता। उसके बाद में मूल्यांकन में सुगमता, बिल्कुल कंप्यूटर से यहाँ आपकी ओएमआर चेक होती है, तो यहाँ मूल्यांकन में भी क्या है, सुगमता। क्योंकि जो आपके यानी कि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें तो कॉपी चेक करने में यानी कि कितना समय लगता है, इनमें समय नहीं लगता। और अंत में क्या है, मानक, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण करते समय उनका एक मानक भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ ये क्या है, आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्या है, विशेषताएं। अब इसके बाद में यहाँ देखिए ये आपके हो गए कौन से प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार भी हो गए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता भी हो गई। अब आपका यहाँ देखिए छोटा सा ये है और दूसरे प्रश्न आते हैं और वो हैं आपके अति लघुत्रात्मक। कौन से प्रश्न हैं, अति लघुत्रात्मक।
अब अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है और इन प्रश्नों के अंतर्गत यानी कि यहाँ 2 से 3 शब्द, कितने शब्द होते हैं 2 से 3 शब्द, और यहाँ ये जो आपके 2 से जो 3 शब्द हैं या फिर क्या होती है एक पंक्ति, क्या होती है एक पंक्ति। तो इनके जो आंसर दिए जाते हैं वो या तो 2 से 3 शब्दों में दिए जाते हैं या फिर एक पंक्ति में दिए जाते हैं। इनका महत्व तो सिर्फ इतना ही है कि ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, इनके आंसर 2 से 3 शब्द या एक पंक्ति के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में यहाँ आपके तीसरे जो प्रश्न आते हैं और जिन्हें कक्षा शिक्षण की आत्मा के नाम से जाना जाता है, और ये हैं आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्नों को कक्षा शिक्षण की आत्मा कहते हैं, और ये आपके जो लघुत्रात्मक प्रश्न हैं और यानी कि इनकी जो आपकी शब्द सीमा है, और ये आपकी कितनी होती है 50 शब्द, कितनी होती है 50 शब्द, और ये आपके यहाँ यानी कि 2 से और 5 पंक्ति के अंतर्गत, कितनी यानी कि कम से कम 2 और अधिकतम 5 पंक्ति के अंतर्गत इनका आंसर लिखा जाता है। ये कौन से प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न। इसके बाद में यहाँ देखिए अगले प्रश्न आते हैं और वो हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न हैं, और यहाँ आते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। और ये जो निबंधात्मक जो प्रश्न हैं और इनकी जो आपकी शब्द सीमा है वो 150 से और कितनी होती है 500। तो इनकी जो शब्द सीमा है वो 150 से 500 शब्द सीमा होती है, यानी कि 150 से और 500, यानी कि 3 या 4 पृष्ठ क्या होते हैं 3 या 4 पृष्ठ। अब आप देखिए इन निबंधात्मक प्रश्नों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपके निबंधात्मक प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न हैं निबंधात्मक, और ये जो आपके निबंधात्मक जो प्रश्न हैं ये आपके कैसे होते हैं यानी कि अवैध होते हैं। कैसे होते हैं, तो निबंधात्मक प्रश्न आपके अवैध यानी कि इनमें वैधता नहीं होती, ये आपके अव्यापक होते हैं, इनमें व्यापकता भी नहीं होती। तो अवैध होते हैं, अव्यापक होते हैं और अविश्वसनीय यानी कि ये कैसे होते हैं अविश्वसनीय, इनमें विश्वास नहीं किया जा सकता। अब देखिए यानी कि इनमें व्यापकता नहीं होती तो यानी कि ये अवैध होते हैं, तो यहाँ देखिए वैध नहीं होते, वैधता नहीं होती। तो आपसे पूछे तो कौन से प्रश्नों में वैधता नहीं होती, तो निबंधात्मक प्रश्नों में वैधता नहीं होती, और इनमें क्या नहीं होती व्यापकता भी नहीं होती। अब आप सोचेंगे कि मैडम इनमें व्यापकता क्यों नहीं होती, ये तो इतने बड़े होते हैं। आपके दिमाग में यानी कि ये चल रहा होगा कि मैडम ने अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो छोटे से होते हैं, उनको तो क्या बता दिया व्यापक बता दिया, और निबंधात्मक प्रश्न तो बहुत बड़े होते हैं और ये कैसे होते हैं अव्यापक। बिल्कुल जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये कैसे होते हैं अव्यापक। और क्यों होते हैं, देखिए क्योंकि अव्यापक से आज से होता है कि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम में से नहीं होते, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में से कैसे नहीं होते। जैसे आपको यहाँ 4 प्रश्न हैं और यहाँ एक प्रश्न में ही आपको दे दिया आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम की जांच नहीं हुई, आपको दे दिया कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए, तो मुख्यमंत्री भी रह गया, प्रधानमंत्री भी रह गया, सर्वोच्च न्यायालय भी रह गया, और सिर्फ आपको किस पे पूछ लिया राष्ट्रपति पर ही प्रश्न पूछ लिया। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसा नहीं होता, वहां 4 ऑप्शन होते हैं, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की जांच की जाती है। तो इनका जो उत्तर है वो हम रट कर भी दे सकते हैं, यानी कि ये निबंधात्मक जो प्रश्न हैं ये यानी कि रटन के अंतर्गत आते हैं, इन ये रटन प्रणाली के द्वारा भी पास किए जा सकते हैं, लेकिन वो किसके यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझ कर ही पास किया जाता है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यानी कि समझ होती है, लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों से रट कर भी परीक्षा पास की जा सकती है। तो यहाँ आपको देखना होगा कि अविश्वसनीय का मतलब होता है कि इनमें विश्वास नहीं होता, तो यानी कि देखिए विश्वास का अभाव। अब विश्वास का अभाव कैसे होता है, देखिए मान लीजिए एक कक्ष में 10 छात्र हैं और उन 10 छात्रों में से कुछ छात्र ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए आ गए लालचंद, पूजा, कविता, अमित, और ये जो छात्र हैं इन छात्रों को मैं बहुत अच्छे से चाहती हूँ। तो यहाँ ये छात्र आ गए, और ये छात्र जब आ गए तो मैंने यहाँ इनकी परीक्षा ली और यहाँ प्रश्न पत्र था कि ये प्रश्न था 20 अंक का। कितने अंक का 20 अंक का। और अब मैंने यहाँ देखिए दिनेश, कविता, रोहित, लालचंद और वीरेंद्र, इनको मैंने यहाँ
यहाँ नंबर दे दिए 20 में से 18। कितने नंबर दे दिए? 20 में से 18। लेकिन यहाँ देखिए, ये आप अमित पूनिया जी हैं, इनको मैं नहीं चाहती, लेकिन ऐसा नहीं है अमित जी, आप यहाँ समझे। तो यहाँ अमित को मैं नहीं चाहती, तो इसके मैंने अंक कितने दे दिए? 15। और यानी कि इसके बाद में ये सुरेंद्र यानी कि सुरेश जी हैं, इनको मैं बिल्कुल नहीं चाहती, और यहाँ इनके नंबर दे दिए 12। कितने दे दिए? 12। लेकिन कोई भी साथी ऐसे नहीं है, आप सभी साथी स्नेह के लायक हैं, आप बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किसी शिक्षक ने 20 अंक में से एक को तो दे दिए 18, और एक को दे दिए 15, और एक को दे दिए 12। तो यहाँ आपको देखना है कि ये प्रश्नों पर विश्वास नहीं किया जाता। ये कैसे होते हैं? अविश्वसनीय। कैसे प्रश्न होते हैं? ये अविश्वसनीय होते हैं, अवैध होते हैं और अव्यापक होते हैं। तो इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता कि इसमें कितने भी अंक दे दिए जाते हैं। तो ये क्या है? आपके निबंधात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से यहाँ आपने किसको समझ लिया? निबंधात्मक प्रश्नों को भी समझ लिया। तो अब यहाँ आपको देखना होगा कि यहाँ हमने पढ़ा था, और यहाँ हमने क्या पढ़ा था इसके अंतर्गत, कि यहाँ देखिए, एक तरफ तो आपकी परिमाणात्मक परीक्षा, जिसमें से हमने मौखिक परीक्षा को भी पढ़ लिया, और एक तरफ आपकी कौन सी परीक्षा थी? लिखित परीक्षा। और लिखित परीक्षा में हमने वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक सभी को पढ़ लिया। और वस्तुनिष्ठ परीक्षा की हमने विशेषताएं भी देख ली। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषताएं हैं, वही मूल्यांकन की भी विशेषताएं हैं। और मूल्यांकन की विशेषताएं किसने निर्धारित की थी? चार्ल्स वेबेज ने। अब यहाँ देखिए, अब आता है आपका गुणात्मक प्रविधि और व्यवहार। तो इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि साक्षात्कार किसके अंतर्गत आता है? तो साक्षात्कार गुणात्मक में भी आता है और मौखिक परीक्षा के भेद में भी आता है। जब ऑप्शन में मौखिक परीक्षा का भेद नहीं हो और कैसे प्रश्न पूछा जाए, ध्यान से सुनना कि निम्नलिखित में से गुणात्मक के अंतर्गत नहीं है, निम्नलिखित में से गुणात्मक प्रविधि के अंतर्गत समाहित नहीं है। और 4 ऑप्शन मैं आपको देती हूँ: प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि और समाज मिति। तो अब यहाँ आपसे वो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि साक्षात्कार जो है वो मौखिक परीक्षा के अंतर्गत परिमाणात्मक प्रविधि का भेद है। लेकिन अब मैं प्रश्न पूछती हूँ कि निम्न में से परिमाणात्मक प्रविधि का भेद है, और मैंने कहा सलाहका, शास्त्रार्थ, साक्षात्कार, उपयुक्त सभी। तो अब आपको क्या करना होगा? उपयुक्त सभी। तो ये साक्षात्कार मौखिक परीक्षा का भी भेद है और साक्षात्कार गुणात्मक प्रविधि का भी भेद है। आप देखिए, सबसे पहली आती है प्रश्नावली, और प्रश्नावली किसने दी थी? वुडवर्थ ने। जो प्रश्नावली दी थी, और प्रश्नावली को देने वाले कौन थे? वुडवर्थ। तो यहाँ देखिए, ये आपकी प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। तो 4 प्रकार की, एक तो खुली प्रश्नावली, एक बंद प्रश्नावली, एक मिश्रित प्रश्नावली और एक चित्रमय प्रश्नावली। तो ध्यान से समझना, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ये बंद प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके प्रश्न बंद प्रश्नों के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि इनके प्रश्न जो 4 ऑप्शन हैं उन्हीं में से देने होंगे। तो आपसे पूछे कि कौन से प्रश्नों को बंद प्रश्नों के नाम से जाना जाता है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बंद प्रश्नों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिए, खुले प्रश्न, क्योंकि निबंधात्मक खुले प्रश्न होते हैं, हम स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को लिखते हैं, अपनी अभिव्यक्ति लिखते हैं, तो वो कौन से प्रश्न होते हैं? खुले प्रश्न। तो वहां बुने खुले प्रश्नों के नाम से, तो निबंधात्मक प्रश्नों को खुले प्रश्न के नाम से, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बंद प्रश्न के नाम से। और मिश्रित प्रश्न का मतलब होता है मिश्रित प्रश्नावली, जिसमें दोनों तरह के प्रश्न हो, वस्तुनिष्ठ भी हो, निबंधात्मक भी हो, तो वो कैसी है? मिश्रित प्रश्नावली। और एक होती है चित्रमय प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है इसके, और ये किसने दी थी? वुडवर्थ ने। इसके बाद में देखिए, साक्षात्कार बता ही दिया, 2 प्रकार का होता है, नियंत्रित और अनियंत्रित। नियंत्रित को ही संरक्षित कहते हैं और अनियंत्रित को ही असंरक्षित कहते हैं। इसके बाद में देखिए, व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि, और ये टाइडमैन ने दी थी। व्यक्ति इतिहास अध्ययन विधि ये टाइडमैन ने दी थी, जिसे केस स्टडी के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक व्यक्ति के संपूर्ण अध्ययन
अध्ययन किया जाता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, तो एक व्यक्ति का संपूर्ण अध्ययन करना ही क्या है, केस स्टडी, और इसको देने वाले थे टाइडमैन। इसके बाद में देखिए समाजमिति। समाजमिति 1934 में जे.एल. मेरोनो के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? 1934 में जे.एल. मेरोनो ने क्या दी थी? समाजमिति। इसके बाद में आता है अवलोकन। तो अवलोकन के बारे में पीवी यंग ने कहा था, और पीवी यंग ने क्या कहा था कि आंख के द्वारा विचार किया हुआ ही और आंख के द्वारा देखा हुआ ही वही क्या है? अवलोकन। ये अवलोकन प्राथमिक स्तर पर बालकों के लिए ज्यादा उपयोगी है। अवलोकन जो है वो प्राथमिक स्तर पर बालकों को के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि अब तो आप स्वयं ही अपना अवलोकन करते हैं। क्या अब आपको कोई जगाने आता है कि बेटा खड़ा हो जा, पढ़ ले? नहीं, अब तो हम पूरी रात आंखों में नींद नहीं आती, सपने यही देखते रहते हैं कि जब परीक्षा होगी तो पता नहीं क्या होगा और अब की बार मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, क्योंकि जब आप यानी कि जो आपका किशोर अवस्था जो होती है उसके अंतर्गत यहाँ युवा अवस्था में जो छात्र हैं वो अपना अवलोकन स्वयं करते हैं, वो अपना अवलोकन स्वयं करते हैं। उसके बाद में देखिए जांच सूची, और इसे ही कहते हैं चेक लिस्ट। जांच सूची कहें, पड़ताल सूची कहें या चेक लिस्ट कहें, तो इस चेक लिस्ट के अंतर्गत जो बालक है उस बालक की संपूर्ण जानकारी किसके अंतर्गत होती है? चेक लिस्ट के अंतर्गत जांच सूची, बालक की जांच की जाती है। इसके बाद में आता है संचयी अभिलेख, और ये संचयी अभिलेख एक ऐसा प्रपत्र होता है कि जिसमें बालक जिस दिन से विद्यालय में प्रवेश लेता है उस दिन से लेकर के और जिस दिन बालक का प्रगति पत्र तैयार होता है कि अब आपका रिजल्ट आ चुका है, तो जिस दिन से यानी कि उसके नाखून कटे हुए थे या नहीं, उसके बाल कटे हुए थे या नहीं, तो यहाँ उसकी ड्रेस कैसी थी, उसकी उपस्थिति कितनी थी, वो एक महीने में कितने दिन विद्यालय आता था। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए वो रोजाना ड्रेस पहन के आता था या नहीं आता था। तो ये जो सभी प्रक्रियाएं हैं वो किसके अंतर्गत होती हैं? संचयी अभिलेख के अंतर्गत। बालक जिस दिन से विद्यालय में प्रवेश लेता है और लास्ट में उसका प्रगति पत्र तैयार होता है उस दिन तक का अभिलेख किस में होता है? संचयी अभिलेख में। उसके बाद में यहाँ देखिए ये आती है अभिवृत्ति मापनी, और अभिवृत्ति का आशय होता है कि आप यहाँ दो प्रकार की अभिवृत्तियां पढ़ते हैं। यहाँ आपने साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ी होगी, और एक तो आपने यहाँ पढ़ी होगी अभिरुचि। क्या पढ़ी होगी? अभिरुचि। और एक आपने पढ़ी होगी अभिवृत्ति। क्या पढ़ी होगी? अभिवृत्ति। तो एक तो होती है अभिरुचि और एक होती है अभिवृत्ति। जिस काम में आपकी रुचि होती है वो तो क्या है? अभिरुचि। और अभिवृत्ति का आशय होता है कि आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया कैसा है, वो आपकी क्या है? अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति का आशय है कि किसी संस्था के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति यदि आपकी सोच नकारात्मक है तो वो नकारात्मक अभिवृत्ति होगी, और यदि किसी संस्था, धर्म या व्यक्ति के प्रति आपकी आस्था है तो वो आपकी सकारात्मक अभिवृत्ति होगी कि आपका किस प्रकार का दृष्टिकोण है। जैसे कि मान लीजिए अब आप प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेस चैनल को देख रहे हो, तो अब आपकी इसके प्रति कैसी है? सकारात्मक अभिवृत्ति। आपको पता है कि मैडम हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही हैं और यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ जो सभी साथी स्नेह करते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि आपकी जो अभिवृत्ति है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो नजरिया है वो कैसा है? सकारात्मक। और हमारे सभी साथी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अनुशासन है। तो यहाँ देखिए, तो ये आपकी कैसी अभिवृत्ति होगी? सकारात्मक। तो अभिवृत्ति भी दो प्रकार की होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो इस प्रकार से यहाँ आपने देखा कि ये सभी आपके क्या थे और इससे बालक के व्यवहार की जांच की जाती है। तो यहाँ मैंने आपको सब कुछ बताया। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको परिमाणात्मक प्रविधि भी बताई और गुणात्मक प्रविधि भी बताई, लेकिन अभी तो आपके मूल्यांकन के दो भेद और होते हैं। एक तो होता है पाठ अंतर्गत मूल्यांकन और एक होता है पाठोपरांत मूल्यांकन। तो थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। देखिए, मुझे जब भी मैं कुछ छोड़ती हूँ कि भाई कम पढ़ाएं बच्चों को, तो मुझे लगता है कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप सभी साथी जुड़े रहे। छोटा सा और है यहाँ आपके, तो यहाँ आपको देखना होगा और इसके अंतर्गत हम देखेंगे। और यहाँ देखिए, अब मूल्यांकन,
अब यहाँ आपको देखना है मूल्यांकन, और इस मूल्यांकन के अंतर्गत भी, किसके अंतर्गत, ये जो आपका मूल्यांकन है और इस मूल्यांकन को भी अभी भी कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। और 2 भागों में, यानी कि जब आपका यानी कि रोजाना जिस प्रकार से आपकी कक्षा चलती है तो उस कक्षा के अंतर्गत जो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा गया है। तो ये मूल्यांकन कैसा है, कक्षा अंतर्गत, यानी कि कक्षा धन अंतर्गत क्या होगा, कक्षा अंतर्गत, कि कक्षा के अंतर्गत जो मूल्यांकन होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। इन सभी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप प्रियंका चौधरी संस्कृत क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिससे कि आपको देखिए यहाँ सभी जो पुरानी कक्षाएं हैं उन सभी पुरानी कक्षाओं को भी आप अवश्य देखें। तो यहाँ देखिए, और अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ किसी भी साथी को यदि कोई समस्या आती है तो वहाँ ये देखिए 80 94 60 32 86 इन नंबरों पर आप कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। कोई कक्षा देखने में या कोई प्रश्न में या कहीं भी किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है आपको, तो यहाँ हम देखेंगे कि मूल्यांकन को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो कक्षा अंतर्गत मूल्यांकन, तो यहाँ देखिए सबसे पहला आता है, और यहाँ देखिए पाठधन अंतर्गत, तो इसे हम देखिए संधि कार्य करेंगे। तो यहाँ ए के बाद में क्या आ रहा है, ए, तो ये क्या हो जाएगा, पाठ अंतर्गत। कौन सा मूल्यांकन होगा, पाठ अंतर्गत मूल्यांकन। और इधर ध्यान से देखिए, एक आता है पाठधन उपरांत। अब उपरांत का मतलब होता है बाद में, उपरांत का मतलब क्या होता है, बाद में। तो यहाँ देखिए जब यहाँ ए आके बाद में ऊ है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि होकर के ओ हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पाठो उपरांत मूल्यांकन। क्या हो जाएगा, पाठो उपरांत मूल्यांकन। तो एक तो होता है पाठ के अंतर्गत और एक होता है पाठ के बाद। अब यहाँ आप देखिए जो पाठ के बाद जो मूल्यांकन होता है, तो यहाँ ये जो मूल्यांकन है, पाठ के अंतर्गत जो मूल्यांकन होता है, ये आपका मूल्यांकन होता है बोध प्रश्नों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो ये मूल्यांकन होता है बोध प्रश्नों के द्वारा। और आपसे पूछे कि पाठ के बाद जो मूल्यांकन होता है, और पाठ के बाद जो मूल्यांकन होता है ये होता है स्मृति प्रश्नों के द्वारा। किसके द्वारा, स्मृति प्रश्नों के द्वारा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये होता है बोध प्रश्नों के द्वारा। अब बोध प्रश्नों के द्वारा कैसे होगा और स्मृति प्रश्नों के द्वारा कैसे होगा, तो ध्यान से समझना है कि बोध जो प्रश्न है इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, यानी कि उच्चारण। क्या आता है, उच्चारण। और इसी के अंतर्गत आते हैं कठिन शब्दार्थ। क्या आते हैं, कठिन शब्दार्थ। यानी कि मान लीजिए छात्र को शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय, जब शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ाते समय छात्र को कहीं उच्चारण में कठिनाई आ रही है, तो वो उच्चारण करते समय छात्र को बीच में ही क्या बताएगा, छात्र को बीच में ही उसका उच्चारण करके बताएगा, शुद्ध उच्चारण सिखाएगा। उसके बाद में यदि छात्र को कोई कठिन शब्द लगेगा तो शिक्षक उस कठिन शब्द को भी वही बताएगा, कहाँ, पाठ के अंतर्गत, पाठ के बीच में। तो ये आपका होता है पाठ अंतर्गत मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कक्षा अंतर्गत 2 प्रकार का होता है, एक तो पाठ के बीच बीच में किया जाने वाला मूल्यांकन और एक पाठ के बाद में मूल्यांकन। जो पाठ के बाद में होगा वो स्मृति प्रश्नों के द्वारा होगा। और स्मृति प्रश्नों में यहाँ कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो यहाँ देखिए स्मृति प्रश्नों के अंतर्गत यहाँ आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और कौन से हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक। और यहाँ आपके कौन से प्रश्न हैं, निबंधात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। तो जो आपके पाठ के पीछे जो प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे कि पाठों उपरांत जो मूल्यांकन होगा वो पाठ के पीछे जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पाठों उपरांत मूल्यांकन और स्मृति प्रश्नों के द्वारा। और यहाँ पाठ के बीच बीच में उच्चारण या कठिन शब्दार्थ, इनके द्वारा पाठ के बीच में मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जो आप
आपके प्रश्न हैं और ये प्रश्न भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। प्रश्न भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। और एक तो होते हैं आपके स्मृति प्रश्न। कौन से प्रश्न होते हैं? स्मृति प्रश्न। और दूसरे आपके होते हैं विचारात्मक प्रश्न। कौन से होते हैं? विचारात्मक प्रश्न। तो एक तो होते हैं स्मृति प्रश्न और दूसरे होते हैं विचारात्मक प्रश्न। अब स्मृति प्रश्नों में कौन कौन से आते हैं? तो आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना कौन से प्रश्न का भेद है? तो जो आपकी प्रस्तावना है, क्या है प्रस्तावना, ये किस में आएगी? स्मृति प्रश्नों में। जो आपके पुनरावृत्ति प्रश्न हैं, कौन से प्रश्न? पुनरावृत्ति। तो ये आपके पुनरावृत्ति जो प्रश्न है वो भी कौन से किस में आएंगे? स्मृति प्रश्नों के अंतर्गत। तो यहाँ प्रस्तावना और पुनरावृत्ति। तो यहाँ देखिए ये है आपका पुनरावृत्ति। अरे देखिए ये है आपका पुनरावृत्ति। ये आपका क्या है? पुनरावृत्ति। तो प्रस्तावना और पुनरावृत्ति ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्मृति प्रश्नों के अंतर्गत। कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते ज्यादा लिखते हैं या ज्यादा बोलते हैं, तो आप जानते हो ना 2 बीमारियां होती हैं, एक तो होती है डिसलेक्सिया और एक होती है डिसग्राफिया। तो यहाँ देखिए लेखन संबंधी जो बीमारी होती है वो क्या होती है? डिसग्राफिया। और पठन संबंधी जो बीमारी होती है वो क्या होती है? डिसलेक्सिया। तो कई बार क्या हो जाता है? डिसग्राफिया हो जाता है लिखते लिखते। तो यहाँ देखिए अब हम देखते हैं विचारात्मक प्रश्न। और विचारात्मक जो प्रश्न हैं, इन विचारात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं, एक तो है आपके विचार विश्लेषणात्मक। कौन से हैं? विचार विश्लेषणात्मक। तो एक प्रश्न तो है आपके विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न और दूसरे जो प्रश्न हैं और उनका नाम है भाव विश्लेषणात्मक। कौन से हैं? भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो एक तो विचार विश्लेषणात्मक और दूसरे भाव विश्लेषणात्मक। और ये विचार विश्लेषणात्मक तो गद्य शिक्षण में पूछे जाते हैं और भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न पद्य शिक्षण में पूछे जाते हैं और इसी के अंतर्गत आते हैं और उनका नाम है तुलनात्मक। ये आपके कौन से हैं? तुलनात्मक प्रश्न। यानी कि जो तुलना से संबंधित जो प्रश्न हैं और ये हमेशा उच्च कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तुलनात्मक प्रश्न उच्च कक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विचारात्मक प्रश्नों के अंतर्गत विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न आते हैं और तुलनात्मक प्रश्न आते हैं। लेकिन यहाँ स्मृति प्रश्नों के अंतर्गत प्रस्तावना और पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। अब 2 यहाँ आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है और उस प्रश्न को भी आप ध्यान से समझ लें। सिर्फ आपके 2 लाइन का प्रश्न है, उसमें से पूछा जाता है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। आपने सभी ने सुना होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ जब आपने बीएड और बीएसटीसी की है तो आपने सभी ने सुना होगा और आपने नाम सुना होगा ब्लूप्रिंट। क्या नाम सुना होगा? ब्लूप्रिंट। और जिसे हम क्या कहते हैं? नील पत्र। क्या कहते हैं? नील पत्र। कि नील पत्र के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण। तो यहाँ देखिए 2 लाइन समझ लीजिए आप। तो यहाँ आपको देखना होगा ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले यहाँ आपको देखना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अधिक। संख्या कैसी है? अधिक। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या अधिक। और यहाँ देखिए अब यहाँ आपको देखना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंक भार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंक भार। और अंक भार कैसा होता है? कम। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंक भार कैसा होता है? कम। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कैसी होगी? अधिक। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंक भार क्या होगा? कम। अब इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं और इसके बाद में अगला आता है कि यहाँ निबंधात्मक क्या आते हैं? निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या। और निबंधात्मक जो प्रश्न हैं इनकी जो संख्या है वो तो क्या होती है? कम। और निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या तो होती है कम। और जो ये निबंधात्मक प्रश्नों का अंक भार किसका? निबंधात्मक प्रश्नों का अंक
अंक भार। और अंक भार क्या होता है? अधिक। तो निबंधात्मक प्रश्नों का अंक भार क्या होता है? अधिक। तो यहीं से आपसे सत्य और असत्य पूछ लिए जाते हैं कि बताइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या तो अधिक होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आपके कितने? 30, और 30 प्रश्न एक एक अंक के हैं। कितने अंक के? एक एक अंक के। तो प्रश्नों की संख्या तो कितनी हो गई? 30, और अंक भार भी कितना है? 30। लेकिन निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कितनी है? 5। और ये 5 जो प्रश्न है ये कितने अंक के हैं? यानी कि आपके 5 जो प्रश्न है ये 20 अंक के हैं। तो यहाँ देखिए ये 20 पंजो 100, कितने अंक के हो गए? 100। तो यहाँ ये आपके अंक हो गए 100। तो यहाँ आपने देखा कि जो निबंधात्मक जो प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या तो कम होती है, प्रश्न तो 5 हैं लेकिन अंक कितने हैं? 100। और यहाँ निबंधात्मक प्रश्नों का अंक भार क्या होता है? अधिक। तो निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या तो कम होती है और अंक भार अधिक होता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या तो अधिक होती है कि प्रश्न तो 30 हैं लेकिन एक एक अंक के ही तो हैं। तो यहाँ अंक भार क्या होता है? कम। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंक भार होता है कम। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो इस प्रकार से नील प्रिंट यानी कि ब्लू पत्र के आधार पर, ब्लू प्रिंट नील पत्र के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने यह समझा और आपने बहुत ही अच्छी प्रकार से किसको, यानी कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। इसी प्रकार से यहाँ आपका अगला जो टॉपिक आएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जो सीबीएसई के संदर्भ में भी और आरबीएसई के संदर्भ में भी होगा। और आप सभी साथी जुड़े रहे। देखिए राजेश कुमार मीना जी, गोपाल वर्मा जी, दिनेश मेघवाल जी और संतोष जी, सभी साथी देखिए बहुत अच्छी संख्या में आप जुड़े रहे। इसी प्रकार से आपका ये जो स्नेह है, ये आपका सम्मान है और आपका जो परिवार है, इस परिवार को आप ही आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ देखिए मैं बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके और आपकी मेहनत करके यहाँ आपकी जो आपकी बार जो आपका सिलेक्शन होगा, उस सिलेक्शन के लिए आपकी जो रणनीति क्या क्या रहेंगी और किस प्रकार से यहाँ आपके लिए जितनी भी मेरे से मदद होगी मैं उतनी मदद करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल अपने परिवार को बढ़ाएं और सभी साथी जुड़े रहे। आप सभी का लालचंद जी, राज जी, कविता जी, राजेश जी, मनीषा, संतोष, हेमंत, सामरिया और ललिता यादव, और देखिए जिनके भी मैं नाम नहीं ले पाई उन सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। शुभ रात्रि।